मैं धोनी की कोई बाइक हो तो लेना चाहिए। अगले 2 महीने में मेरी कमिटमेंट है, दोनों चीजें होंगी, धोनी की बाइक भी और जॉन इब्राहिम की बाइक भी। हम सेलिब्रिटी कार्स को ऑक्शन करने जा रहे हैं। कार यूज्ड बाय रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, दिनेश कार्तिक। सर की गाड़ियां बहुत सारी म्यूजिक एल्बम में भी आती है, वो क्या सीन है? हमने पहला गाना रफ्तार के साथ किया था, सेकंड हमने बादशाह के साथ किया था। वो हमारे पास आए कि हमारे को रेंट पे गाड़ी चाहिए, कि उसकी जगह हमने उनसे मार्केटिंग मांगी कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? ट्रक पे लोड होकर जाती है, वहाँ खड़ी हो जाती है, वापस आ जाती है। आपके जैसे लॉयल कस्टमर बहुत सारे हैं, तो उसमें कुछ का एथिकल डिलेमा आता है। अभी 20 दिन पहले हमारे साथ हुआ है। मेबैक 62 जिसके प्रीवियस ओनर विजय माल्या जी थे, 1.5 करोड़ की लिस्ट करी थी। विजय माल्या जी का पॉडकास्ट आया है, उस पॉडकास्ट के बाद नेक्स्ट ऑफर आती है, मैं 2 करोड़ 10 लाख देने के लिए तैयार हूँ। देन द लास्ट ऑफर वाज यू गिव मी द प्राइस, वी नीड दैट कार, बिकॉज उस प्रकार की सिर्फ 3 गाड़ियां हैं हिंदुस्तान में और चौथी कभी नहीं आएगी। सबसे बड़ी डील कितने की हुई है भैया? हिंदुस्तान की आज तक सबसे एक्सपेंसिव प्री ओन्ड कार विल बी अ रोल्स रॉयस फैंटम न्यू जनरेशन। इट विल स्टार्ट फ्रॉम crores, will go up to about crore। दुबई में नंबर प्लेट है, वो गाड़ियों से भी महंगी बिक जाती है। यूएई में एक शख्स ने 122 करोड़ रुपए का एक नंबर खरीदा है। जो बंदा 1 करोड़ रुपए की 2 करोड़ की गाड़ियां खरीद रहा है, उस व्यक्ति का सोच क्या होती है? हमारी एक रोल्स रॉयस फैंटम है जो हमने अभी 3 दिन पहले बेची है। हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे आए 7:13, 7:16 पे वो 10.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन कंक्लूड हो चुकी थी। कोई एक नंबर ऐसा जो कितने रुपए में हाईएस्ट आपने वो नंबर बेचा? मैंने खरीदा था लगभग 1,10,000 रुपए में, 1.5 ईयर, और मैंने 30 लाख का बेचा था। एक कंपनी जो दिन में 2 से 3 करोड़ रुपए की कार सेल करती है, एक कंपनी जिसका सालाना टर्नओवर 600 करोड़ से ज्यादा है, एक कंपनी जिसके कस्टमर विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, युवराज सिंह जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, एक कंपनी जिसकी गाड़ियां आपको म्यूजिक वीडियो में दिखती रहती है, जहां पे एनी टाइम 80 से 100 करोड़ की गाड़ियां खड़ी रहती है, एक कंपनी जिसके पास एशिया का सबसे बड़ा कार का शोरूम है। मैं बात कर रहा हूं बिग बॉय टॉयज की, जो कि इंडिया के प्री ओन्ड लग्जरी मार्केट का सबसे बड़ा नाम है। ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी है, लेकिन इनकी गाड़ियां शोर मचाती है, लेकिन इनकी सक्सेस शोर नहीं मचाती, बड़ी साइलेंट सी है। लेकिन आज साइलेंट सक्सेस को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए हमने किया है ये पॉडकास्ट, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट हैं बिग बॉय टॉयज के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर जतिन आहूजा। और ट्रस्ट मी, जतिन भाई को सुनना अपने आप में एक बिजनेस की मास्टर क्लास है, और ये पॉडकास्ट देख के आपको पता चल जाएगा। इस पॉडकास्ट में हमने उनसे ये जाना कि भैया कैसे 10 साल की उम्र में गाड़ियों के प्यार में पड़े, और 17 साल की उम्र में इन्होंने बिजनेस चालू कर दिया, और मात्र 15 साल में इन्होंने कंपनी का टर्नओवर 600 करोड़ पहुंचा दिया, और आने वाले 3 साल का टारगेट 3000 करोड़ है। इंडिया के प्री ओन्ड सेगमेंट में जहां इतना कंपटीशन है, वहां ये इतना बड़ा ब्रांड बन कैसे गए? कैसे इन्होंने फ्री में करोड़ों की हाई एंड मार्केटिंग कर डाली? ये 70 लाख से लेके 12 करोड़ तक की गाड़ियां बेचते हैं। तो जो व्यक्ति गाड़ियां खरीदते हैं 10 करोड़ की, 12 करोड़ की, 5 करोड़ की, ये व्यक्ति सोचते कैसे हैं, इनकी बिजनेस मेंटेलिटी क्या है, ये हम सीखेंगे। ये लग्जरी कार एक शो ऑफ करने के लिए फालतू का खर्चा है, ये आपको मोटिवेशन करने का सबसे बड़ा जरिया है। और भी बहुत सारे बिजनेस के, मार्केटिंग के, सेल के लेसन सीखेंगे हम आज के पॉडकास्ट में जतिन जी से। तो अगर आप कार के फैन हैं या आप बिजनेस के फैन हैं, तो ये पॉडकास्ट देखने के बाद आप जतिन जी के भी फैन हो जाएंगे, जैसे मैं हो गया हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ और आपको ले जाते हैं लग्जरी कारों की दुनिया में। वेलकम जतिन जी टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच सर, राहुल जी। वैसे बिग बॉय टॉयज को जो भी कार का दीवाना ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, बट मे बी देयर आर सम पीपल जो पहली बार देख रहे हैं, जान रहे हैं बिग बॉय टॉयज क्या है। उनके लिए आप बताना चाहेंगे कि बिग बॉय टॉयज क्या है, आप करते क्या है? सो बिग बॉय टॉयज एक हमारा पैशन प्रोजेक्ट है, जो आज हमारा प्रोफेशन है। और ये पैशन ऐसा है जो मैं 7 साल 8 साल का जब से था, तब से मेरा सबसे बड़ा पैशन है, वो है ऑटोमोबाइल्स। सो हम ऑटोमोबाइल बिजनेस में हैं। वी आर इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग हाई एंड कार्स, luxury cars across the country with multiple stores in India. बैंगलोर में हमारा स्टोर है, हैदराबाद में है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, गुड़गांव में है, और हम हाई एंड गाड़ियां बेचते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 70 lakhs गोइंग अप टू 10-12 crores फॉर अ सिंगल पीस इज व्हाट वी सेल ऑन अ डेली बेसिस। That's what we do.
तो सर अभी आपकी एवरेज अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर की बात करें, और साल में कितनी गाड़ियां बेच देते होंगे आप? सर ना नंबर्स ऑफ कार कभी गिनते ही नहीं है, हम तो ये देखते हैं कि हमारे को 2-3 करोड़ रुपए रोज चाहिए, रोज की 2-3 करोड़ रुपए की गाड़ियां बेचनी है, दैट्स व्हाट वी डू। परफेक्ट है, तो आपकी एवरेज टिकट साइज के हिसाब से दिन की 3-4 कारें निकल ही रही है। हाँ जी। ग्रेट। बायर सर आपके कौन होते हैं मैक्सिमम जो पैसे बनाते हैं। जो पैसे बनाते हैं? बिकॉज मैंने सुना था ऐसा है, ये रूमर है या सच्चाई है, आप क्लियर करेंगे, कि काफी सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैं, जिनकी पहली पसंद बिग बॉस टॉयज ही है इन टर्म्स ऑफ कार। करेक्ट, दैट इज ट्रू। लाइक मेन स्ट्रीम अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम की बोलेंगे, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इज आवर कस्टमर बेस। बट ठीक है, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, फैंसी नेम्स हैं, ये बहुत छोटा नंबर है फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड, चाहे वो हमारा है, चाहे वो मर्सिडीज का है, चाहे वो BMW का है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु बाय दीज कार्स आर एंटरप्रेन्योर्स एंड पीपल हु आर मेकिंग मनी। सो दैट्स व्हाट इज। और आज की डेट में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अ लार्ज वे। जो 5 साल पहले नहीं था, आज की डेट में इट्स अ लार्ज पोर्शन। एंड डेफिनेटली सेलिब्रिटीज फ्रॉम विराट कोहली टू युवराज सिंह टू सूर्य कुमार यादव एंड द लिस्ट गोज ऑन। जी, सो दीज आर आवर कस्टमर्स। तो सर ये जो बिजनेस, ये आपका जैसे आपने शुरुआत में कहा पैशन प्रोजेक्ट था जो बाद में बिजनेस बन गया, तो ये किस एज में आपने चीज चल गई? बिकॉज यू लुक, जिस तरह का बिजनेस आपने बिल्ड किया है, जिसके बारे में आगे बहुत बात करने वाले हैं अपन, मेरी नज़र में आपकी 4-5 हज़ार करोड़ की वैल्यूएशन है अगर आज की डेट में आप IPO की तरफ जाते हैं और आगे जाते हैं, और ये आपने बहुत छोटे टाइम में बिल्ड किया है। तो ये इसका स्टार्टिंग कैसे हुई? व्हाट वाज द स्टार्टिंग? मतलब शुरुआत में था बिजनेस बनेंगे या जस्ट एन एक्सीडेंट? सो 10 साल की उम्र से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ऑफ कोर्स मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, बट यस, आई बीन ड्राइविंग अ कार सिंस आई वाज 10। और मैं 11 साल की उम्र से घर की गाड़ियाँ मेंटेन कर रहा हूँ। सो वी यूज्ड टू हैव अ मारुति 800 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसका सर्विस रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि छुट्टी वाले दिन उसको जाना है, सर्विस कराना है, पंचर लगाना है, टायर चेंज करना है, कुछ भी था तो वो होता है ना फ्री की लेबर घर की। हाँ। पंचर लगाओ, टायर चेंज करवाओ, सर्विस करवाओ, मतलब ऑल दैट यूज्ड टू बी माय डिसीजंस। So that taught me at a very early age how to take decisions, probably how to bargain, how the audience, और जब आप किसी वेंडर के पास जाते हो किस तरीके से आपके साथ काम करता है, किस तरीके से बिहेव करता है और आपको किस तरीके से काम करना है। सो मेरे लिए पैशन प्रोजेक्ट था। 7-8 साल की उम्र से मेरा सबसे बड़ा पैशन आज भी मतलब कार्स है और नंबर्स है। सो दीज आर 2 पैशंस आई हैव, और उन्हीं उन्हीं चीज़ों को मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है। सो एंड पैसा बनाने का शौक डेफिनेटली था शुरू से, और पहला प्रॉफिट मेरा जो आया है वो आई एक्चुअली एंडेड अप सेलिंग अ पेन टू अ फ्रेंड ऑफ माइन व्हेन आई वाज इन 5th grade. So that was the first profit was 3 rupees, and but वो होता है ना एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट आप में जो शुरू होती है, वो वहां से शुरुआत हुई है। 5वीं क्लास में आप कितने होंगे? लगभग 10 साल के, 10 11 साल के। जी। तो 10 साल की उम्र में से बिजनेस शुरुआत हो चुका है, तो प्रॉफिट पहले 3 साल का, पहले 3 रुपए का था, अब शायद 300 करोड़ की तैयारी चल रही है पूरी। बिल्कुल, Okay. that's the focus. तो सर अभी देखो आपने जो बिजनेस बिल्ड किया, मैं एक एक बिजनेस के एरियाज में अपन जाते हैं और उसको डीप डील करते हैं, बिकॉज ये बिजनेस लग्जरी का है, फेम का है, सब जन देखते हैं और ऊपर ऊपर से सबको अच्छा लगता है कि यार ये तो गाड़ियों में डील है, अंधा पैसा है, ग्लैमर ही ग्लैमर है, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बात नहीं दिखती। तो पर्दे के पीछे क्या है जो आज अपन झांकने वाले हैं, तो एक एक बिल्कुल। करके उस डायरेक्शन में चलते हैं। तो फर्स्ट सवाल कि सर जो आप काम आप कर रहे हैं, कई लोग इंडिया में और भी कर रहे हैं कि लग्जरी गाड़ी की सेलिंग है, सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या USP में बोलूंगा कि BBT की, बिग बॉस टॉयज की, कि आदमी कहता है यार चाहे पैसे ज्यादा लग जाएंगे, जाना तो उधर ही है। तो ऐसी क्या USP है और ऐसा क्या डिफरेंटली आप बाकी कंपैरिजन में कर रहे हैं? राहुल जी, जब मैं इस बिजनेस में एंटर किया था तब भी रजिस्टर्ड 50,000 लोग थे जो इस बिजनेस में थे, और आज जो 50,000 से नंबर शायद 2.5 लाख ही हो गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ यूनिक बिजनेस, हमने कुछ इनोवेशन करी है, नहीं, हमने एक चीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी उसको बहुत अच्छे से किया है, बहुत शिद्दत से किया है। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन अस एंड द अदर पीपल। सो हमने जब ये बिजनेस, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर एज फार एज दिस बिजनेस गोज, एंड द ओनली प्लेयर हु हैज अ पैन इंडिया प्रेजेंस। जनरली इस बिजनेस में रीजनल प्लेयर्स हैं। सो अब हमने अपने बिजनेस में क्या किया है, मुझे आज 20-21 साल हो गए मल्टीपल बिजनेसेस करते हुए, आज तक एक भी लिटिगेशन किसी भी कोर्ट में कहीं पे भी पेंडिंग नहीं है। मतलब every single customer dealing with us is satisfied, and
रियलिस्टिकली अगर आप उसका क्वांटम भी देना चाहोगे तो 99.9% कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। कल को कोई चीज़ ऊपर नीचे होती है तो वी आर देयर, वी स्टैंड बाय एवरी सिंगल प्रोडक्ट वी हैव सोल्ड। हम ये नहीं देखते अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम पैसे बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, हम उस कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे टू वॉट एवर एक्सटेंट वी हैव टू गो टू। उसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। कहते हैं ना कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज गॉड। सो अगर आप अपने धंधे में अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते टू दी एक्सटेंट जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप बिजनेस को एक लेवल से ऊपर नहीं लेके जा सकते। और अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, ये मेरी एडवाइस है बाकी एंटरप्रेन्योर्स को, अगर आपके क्लाइंट्स सेटिस्फाइड नहीं हैं, धंधा आज ही बंद कर दो, क्योंकि इवेंचुअली बंद ही हो जाएगा वो। तो माइट एज वेल शट इट टुडे। ग्रेट सर। सर मैं जब मेरे कंसल्टिंग के दिनों में टाटा के ऑफिस गया था, टाटा मोटर्स के ऑफिस में, तो वहां पे एक कोटेशन मैंने देखा था, मुझे अभी भी याद है, आपने जो कहा तो मुझे याद आ रहा है कि इफ यू वांट टू डू बिजनेस आइदर बी फर्स्ट और बी बेस्ट, या तो सबसे पहले कर दो या बेस्ट कर दो। तो यू वाज नॉट द फर्स्ट बट यू वर द बेस्ट। तो मेन चीज है कि प्रोडक्ट क्वालिटी पे ध्यान है और कस्टमर सर्विस पे ध्यान है, दैट्स व्हाई बीबीटी इज बीबीटी। तो सर अगर मैं आपका डेली डे की बात करूं कि पूरे दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक में क्या क्या एक्शन, क्या क्या ड्रामा बिहाइंड द सीन होता है। बाहर वाले को दिखता है ठीक है यार, ये गाड़ी आई थी, गाड़ी खरीद ली, गाड़ी बेच दी, पैसे कमा लिए, बात खत्म। बट बिहाइंड द सीन क्या होता है, आपका पूरा टिपिकल डे कैसे वर्क करता है? आधा दिन हम पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं और आधा दिन पैसे भेज रहे होते हैं। दैट्स द टिपिकल डे। सो हमारा जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। ठीक है। हम लगभग 2-3 करोड़ रुपए की अगर हमारी रोज की कलेक्शन है तो हमारी 70-80 करोड़ रुपए की देनदारी भी है सामने। मतलब अगर आज हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हम इतनी सेल पे पहुंच सकते हैं, अगर मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो मैं उतनी सेल पे कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। सो टिपिकली द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ आवर बिजनेस इज कलेक्टिंग मनी, कलेक्टिंग दी, मतलब वो होता है ना, कलेक्शन कर रहे हो आप अपने सामान की और पेमेंट्स कलेक्ट कर रहे हो टेक्निकली। हाँ। और वो पैसा जो आपके पास आ रहा है वो फ्रेश गाड़ी परचेज करने की तरफ आप उसको डिप्लॉय कर रहे हो बेसिकली। सो और आज की अगर हम अंडरस्टैंडिंग करें इस बिजनेस की, दिस बिजनेस इज नॉट अ सेल्स बिजनेस, दिस इज अ परचेज बिजनेस। जीत उसकी होगी जो अच्छा प्रोडक्ट अपने पास लेके आ पाएगा एट द राइट प्राइस, सेल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा एफर्ट ऑन रनिंग द बिजनेस towards buying and selling, 95% of my effort goes towards buying the right product, the right quality and the right product at the right price, which is the most important aspect. 5% I am involved in sales and 5 भी मैं exaggerate करके आपको बता रहा हूँ। So team is equipped, team is empowered, they take care of the sales. So जब तक एक चीज को हम ऑटोमेटिक नहीं करेंगे तब तक दूसरी चीज पे हम ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो हम 90% सेल पे फोकस करते थे और 10% बाइंग पे फोकस करते थे, बट वो बिल्कुल उल्टा था। सो ये हम जब हमने शुरू किया था 15 साल 16 साल हो गए आज बिग बॉय टॉयज को, तो हम ऐसे काम करते थे। आज मतलब हम 90% सेल्स एंड 10% परचेज, आज हम 95% परचेज 5% सेल्स पे हैं। और गोइंग फॉरवर्ड हमने 10 दिन पहले हमने पूरा मैकेनिज्म चेंज कर दिया है टुवर्ड्स द वे वी फंक्शन। सो जो हम रेवेन्यू 1 साल में करते हैं वो हम 2 महीने में करने जा रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। आज हमारा टिपिकल रेवेन्यू रेंजेस फ्रॉम 600 to 700 crores एंड अगले 1 से 1.5 साल मैक्सिमम 2 साल के अंदर अंदर आप हमारे को मंथली रन रेट ऑफ 300 crores पे आप हमारे को देखेंगे। ठीक है। एंड व्हाट वुड बी दैट चेंज? वो चेंज क्या होना, मतलब अभी क्या करते हैं, अभी कुल मिला के बाइंग एंड सेलिंग है जो कि टिपिकल आउटराइट सेल। हमने गाड़ी खरीद ली, मान लो एक गाड़ी मैंने 1 करोड़ पे खरीद ली है, फिर वो 1.25 करोड़ पे मैं गाड़ी बेच दूंगा, दैट्स इट, दिस इज द करंट मॉडल। तो फोकस आपका है कि बढ़िया से बढ़िया गाड़ी आती रहे, माल तो अपने आप बिक जाएगा, माल लेना होना चाहिए। नाउ ऐसा करके आपका टर्नओवर शायद 600 करोड़ के आसपास पे है। अब आप कह रहे हो कि सर ये 600 करोड़ जो साल का टर्नओवर है ये 2 महीने में हो जाएगा, यानी 300 करोड़ महीना। सो व्हाट जादू यू आर डूइंग, बिकॉज ये और किसी चीज से नहीं होता। बिकॉज इस मॉडल में अगर आपको बिजनेस ऐसे करना है तो आपको पैसा 10 गुना इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम 10 गुनी करनी पड़ेगी, भाई शोरूम 10 गुने करने पड़ेंगे, और ये करने में 10 साल और लग जाएंगे। आप कह रहे हो मैं आने वाले 1-2 क्वार्टर में कर दूंगा, यानी बिजनेस मॉडल में चेंज है। व्हाट इज दैट चेंज? टू बिगिन विद 1 करोड़ की चीज में लेता हूँ और 1.25 करोड़ की अगर बेचता होता तो काश ऐसा होता, मेरे पास बहुत सारे पैसे और होते। That's not the typical margin. We operate on a 7 to 10% margin. That's our normal operating process and margins. But otherwise, अब हम क्या कर रहे हैं? हम वो कर रहे हैं जो हम पिछले 16 साल से करते आ रहे थे,
वो हम बिल्कुल वो नहीं करने वाले हैं, हम बिल्कुल चेंज कर रहे हैं। ठीक है। जो चीज़ें हम करते थे वो चीज़ें अब हम नहीं करेंगे। सो हम बाइंग एंड सेलिंग के बिजनेस में हैं। ठीक है। We buy and we sell. ठीक है। Now what we've changed is we are entering or we've entered into selling and buying business. हम पहले माल बेचेंगे उसके बाद खरीदेंगे। पहले तक हम पहले खरीदते थे फिर बेचते थे। तो जब आप खरीद के बेचते हो तो एक लिमिटेशन है आपके पास। ठीक है। लिमिटेशन इज कितनी कैपिटल आपके पास है, कितनी स्टॉक अप इन्वेंट्री है, अन मल्टीपल पैरामीटर्स। जब आप बेच के खरीदते हैं तो अनलिमिटेड नंबर्स है। आज मेरे पास चाहे 100 करोड़ की कैपिटल है, चाहे 500 करोड़ की कैपिटल है, चाहे 1000 करोड़ की कैपिटल हो जाएगी, मैं 1000 करोड़ को 4 बार रोटेट कर सकता हूँ, 5 बार रोटेट कर सकता हूँ, 3 बार रोटेट कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी। बट अगर मैं सेल करके पहले सेल करूंगा और बाद में परचेज करूंगा तो अनलिमिटेड नंबर्स भी आप कर सकते हो। मतलब 1000 करोड़ का रेवेन्यू पर डे भी कर सकते हो अगर मार्केट सपोर्ट करती है तो। सो दिस इज व्हाट वी आर चेंजिंग। सो एसेंशियली वी एज इन एट बिग बॉय टॉयज वी आर अ यूज्ड कार और अ लग्जरी कार डीलर। नाउ going forward you'll see us as an aggregator. Okay. Aggregator like a Uber, a Zomato, a Blinkit. Uber for luxury cars, Zomato for luxury cars, kind of. Amazon for luxury Amazon cars. for luxury cars. Yes. Great. और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, फॉर एन एंड कंज्यूमर हु इज बाइंग अ प्रोडक्ट, उसके लिए कोई चेंज नहीं है। हाँ। मतलब उनको वही क्वालिटी वही प्रोडक्ट मल्टीपल नंबर्स में मिलने वाला है। मतलब आज हमारे पास अगर आप आओगे तो आपको 3-4 लेट्स से एक GLS या X7 आपको लेनी है, हम 5 ऑप्शंस देंगे। 3 GLS, 2 X7, 2 GLS, 2 X7। यही अगर आप हमारे पास और कुछ दिनों के बाद आओगे तो हम आपको 25 GLS और X7 की ऑप्शंस देने वाले हैं टू चूज फ्रॉम, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स इनकमिंग हु कम टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू अस, and we have a lot of customers who come to buy these products from us. So the bottleneck is us, our inventory. So reaching out from 50 crores to 300 crores is a cakewalk for us because the only thing needed is inventory. That's all. Inventory at the right price with the right quality. Quality तो हम कभी compromise करने ही नहीं वाले हैं इस जीवन में। जब तक ये कंपनी मैं चला रहा हूँ तब तक क्वालिटी से कोई छेड़ाखानी नहीं कर सकता है। कोई सवाल भी नहीं पूछने की कोशिश करेगा कि क्वालिटी को थोड़ा ऊपर नीचे कर लो, मतलब ही नहीं है उस चीज का। बिकॉज ये पूरा ब्रांड, पूरी कंपनी क्वालिटी पे टिकी है। सिर्फ क्वालिटी पे। ब्रांड बाद में आता है, ब्रांड तो ठीक है इवेंचुअली धीरे धीरे काम करते हैं बन जाता है। हमारा पूरा बिजनेस ही बेस्ड ऑन क्वालिटी है। मतलब the essence of this business or the pillars of this business is quality of the product we sell. सर क्वालिटी में एक चीज आती है, अब इसमें 2 सवाल है। तो मेरे पहली बात आपकी जो अभी करंट मॉडल में सोर्सिंग हो रही थी या आगे भी, जैसे अभी आज की रेट में आपको महीने की 100 कार खरीदते हो, अभी सेग्रीगेटेड मॉडल में तो आपकी 500 कार आने वाली है, 5000 कार आने वाली है एक बार में। तो जैसा आपने कहा 5 GLS अभी दिखाओगे, बाद में 25 दिखाओगे। ये सोर्सिंग कैसे होती है? व्हाट आर द सोर्स ऑफ दैट? खरीदते कैसे हैं आप यहाँ से? और ये जो खरीद होती है कहाँ से होती है? नंबर 1। सेकंड, एक जो आपके बारे में बहुत फेमस है, मैं रिसर्च कर रहा था, 151 क्वालिटी चेक्स करते हो। तो मैं अगर गाड़ी खरीदने जाऊंगा तो मैं नॉर्मली 4-5 चीजें देख लूंगा, भाई इसका ये दिखा दे, ये दिखा दे, 10 देख लूंगा, 20 देख लूंगा। 151 चीजों में आप क्या क्या देखते हो? ऐसी क्या क्वालिटी, ऐसी क्या चीजें हैं जो आम आदमी नहीं देखता, कभी भी देखने की सोच भी नहीं सकता, देखने की कैपेबिलिटी भी नहीं है, बट आप देखते हो और उसको इंश्योर करते हो कि यार ये परफेक्ट है। तो ये 2 चीजें आपसे जानना चाहेंगे। सो राहुल जी, मैं आपका जवाब देता हूँ जो आपने 2 क्वेश्चंस पूछे। पहले से शुरू करते हैं। सोर्सिंग ऑफ आवर कार्स इज अक्रॉस द कंट्री, फ्रॉम OEMs to dealers to manufacturers to end consumers to banks। जो भी मीडियम एग्जिस्ट करता है हम सबके साथ बिजनेस करते हैं। बट सबसे बड़ा पोर्शन जो आता है वो एंड कंज्यूमर से आता है, जिसने गाड़ी खरीदी, उसको गाड़ी बेचनी है, उनसे हमारे पास वो प्रोडक्ट आते हैं, हम लेते हैं, उसको मार्केट करते हैं और उसको बेचते हैं। सो वी बाय अक्रॉस द कंट्री एंड वी सेल ऑल अक्रॉस द कंट्री। दैट्स हाउ वी डू इट। सो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, उसको चेंज करते हैं टाइम टू टाइम, अपग्रेड करते हैं। बहुत बड़ा पोर्शन उन कस्टमर्स का भी है जो एक वो प्रोडक्ट लेते हैं, बाद में रियलाइज़ करते हैं कि वो मिस्टेक हो गई, मेरे को गाड़ी जो चाहिए थी वो पर्पस सॉल्व नहीं कर रही है। वो टिपिकली गाड़ियाँ ऐसी हैं जो आपको 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पे आपको 2 महीना, 5 महीना, 4 महीना पुरानी, और वो बहुत बड़ा नंबर है। When people are not educated towards what product will suit them the best। अब आप GLE 53 for an example is an SUV as well. It's a coupe style SUV। अगर आप वो पीछे बैठने के लिए ले लेंगे
तो आप डेफिनेटली यू एंड अप सेलिंग द कार और नॉट कीपिंग द कार और रादर नॉट एंजॉइंग द कार, बिकॉज वो गाड़ी चलाने के लिए, पीछे बैठने के लिए नहीं है. सो अब कोई भी डीलर, नो ऑफेंसेस टू एनी ब्रांड और एनी डीलरशिप, अगर वो आपको एजुकेट नहीं करेंगे, यू विल एंड अप मेकिंग दोज मिस्टेक्स. एंड वी कम एज advisors or consultants advising you what product will suit the best to you, and that is why a lot of people come to us कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे इतने किलोमीटर्स कवर करने हैं, या मेरी किलोमीटर्स की रनिंग कम है, मुझे ये वाली रिक्वायरमेंट है और कौन सी चीज़ मुझे सूट करेगी. दैट्स हाउ वी गाइड आवर कस्टमर्स. बिकॉज कोई ना इसीलिए हमने ना मर्सिडीज की फ्रेंचाइज ली, ना BMW की फ्रेंचाइज ली, ना ऑडी की फ्रेंचाइज ली है. बिकॉज हम अगर एक फ्रेंचाइज ले लेंगे तो हम बायस्ड हो जाएंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर. हम अनबायस्ड वे में एडवाइस देना चाहते हैं और अनबायस्ड वे में अपने कस्टमर्स को सर्विसेज देना चाहते हैं. क्वालिटी चेक्स की अपन बात कर रहे थे, क्वालिटी चेक में क्या यूनिक चेक करते हैं? सर 151 चेक पॉइंट्स जो हैं वो तो आसान काम है. ठीक है. आज की डेट में वो स्टैंडर्ड हो गया है. बट उससे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज एग्जिस्ट करती हैं. गाड़ी में अगर कोई टेक्निकल फ्लॉ आता है वो रेक्टिफाई हो सकता है, लेकिन अगर ओनरशिप में कोई फ्लॉ आ गया उस प्रोडक्ट की या उस कंपनी से जिससे आप डील कर रहे हैं, वहाँ पे आपके साथ कोई स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, उसके अंदर तो पूरा का पूरा जो आपका कैपिटल है वो ख़राब हो सकता है. अगर आपको कोई एक्सीडेंटल गाड़ी दे जाए, उससे ज़्यादा बड़ा गाड़ी तो आपके पास रहेगी, बट उससे ज़्यादा बड़ा अगर आपने प्रॉब्लम आएगा अगर आपने किसी ऐसी कंपनी से डील कर लिया जो ऑलरेडी जिसके एसेट्स फ्रीज हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, ओनरशिप अननोइंगली ट्रांसफर हो गई है. फॉर एन एग्जाम्पल, कोई डेथ केस है, कोई ऐसा केस है, कंपनी में एम्प्लॉय को गाड़ी दी हुई है, उस एम्प्लॉय ने गाड़ी बेच दी विदाउट कंपनीज कंसेंट. देयर आर सो मेनी केसेस देयर एंड देयर आर सो मेनी स्कैम्स व्हिच आर हैपनिंग इन द मार्केट. पीपल नीड टू बी अवेयर. आप जिससे गाड़ी खरीद रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम दैट इंडिविजुअल और दैट कंपनी. बिकॉज वो आजकल PMLA के केसेस हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. आपने कोई क्राइम किया, उससे आप गाड़ी लेके आते हैं खरीद के, या कोई भी कमोडिटी या कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसको फर्दर सेल कर देते हैं, विल इवेंचुअली गेट अटैच्ड. सो देयर आर सो मेनी चेक्स एंड बैलेंसेस. मतलब आज से कुछ साल पहले तक हम क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा चलते थे, मतलब, और इन चीज़ों के ऊपर हमारा 5% 10% ध्यान होता था. आज हमारा ध्यान 60% इन चीज़ों के ऊपर है, 40% ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. बिकॉज क्वालिटी तो स्टैंडर्डाइज हो ही गई है ना. तो मतलब अगर मुझे आज अपने लिए कोई गाड़ी खरीदनी है तो मैं आज भी अपने आप को खुश नसीब समझूंगा कि अगर मैं बिग बॉय टॉयज की क्वालिटी वाले प्रोडक्ट अपने ले लूं. और जनरली टिपिकली क्या होता है, जो रिजेक्टेड क्वालिटी होती है वो हम अपने पर्सनल यूज के लिए रखते हैं, उसको थोड़ा सस्ता करके कोशिश करते हैं खरीदने के लिए, एंड वी कीप इट फॉर आवर ओन पर्सनल यूज. बट द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट गोज टू आवर एंड कस्टमर्स. दैट इज वेयर वी वांट आवर प्रोडक्ट्स टू गो, बिकॉज every single car sold gets us another sale in the same in a रिपीट बिजनेस ज्यादा है. बिकॉज मेरे को अगर आज मैंने आपसे कार ली और मुझे बहुत मजा आ गया तो मैं इसको 5 साल बाद बेच के दूसरी भी आपके पास लेने आऊंगा और ये सर्किल मेरी लाइफ टाइम चलेगा. नहीं, जब आप गाड़ी लेंगे आपके जितने दोस्त बैठेंगे वो सारे मेरे कस्टमर्स अगले 1 महीने 2 महीने 3 महीने में शुरू हो जाते हैं. इफ यू सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, आप शायद 2 साल बाद आए या 5 साल बाद आए, बट आपका सर्कल दूसरे तीसरे चौथे महीने आना शुरू कर देगा हमारे पास. तो मेरा रिपीट कस्टमर कैन कन्वर्ट टू अनदर सेल maybe in the next 1 month or 2 months in the same quarter also. So इसीलिए, और आज अगर हम शुरू हुए हैं, families net worth some 15 years back, probably our family's net worth was about 2.5 crores in the year 2005-6. और आज हम जितनी फैमिली की नेटवर्थ थी उससे ज़्यादा का पर डे रेवेन्यू अगर कर रहे हैं तो कुछ रीजंस की वजह से कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ. अगर बाकी मेरे बिजनेसमैन भाई अगर वो सीख सकें मुझसे, या वो बच्चे जो आज कुछ बिल्ड करने की तरफ चल रहे हैं, सो दिस इज द बिगेस्ट थिंग व्हिच हैज हेल्प्ड अस बिल्ड दिस बिजनेस. सर, पॉडकास्ट का मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है एज अ बिजनेस कोच, और अब मैं अगले सारे सवाल उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं कि बिजनेस, अगर कोई बिजनेसमैन इस पॉडकास्ट को देख रहा है तो वो क्या सीखे, या एक बंदा कह रहा है कि यार मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या सीखे, बिजनेस के फंक्शन को सीखे. हो सकता है वो गाड़ी का बिजनेस करके कोई और बिजनेस कर रहा हो, बट वो मार्केटिंग के उसका माइंडसेट कैसे काम करे, HR पे जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी सुपीरियर होनी चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है. कस्टमर सर्विस सुपीरियर होनी चाहिए, ये सबके लिए. ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट है. तो अब तक ये आप इतने बड़े बड़ी लेसन दे चुके हो जो आपको नहीं पता है, वो मैं उसको हाईलाइट करता हूँ. एक चीज और है सर, जो कई लोग कहते हैं कि जो है ना कि सब हरा हरा दिखता है, क्या लग्जरी गाड़ी के बिजनेस में कोई नुकसान है? चलो 10% भी मार्जिन है अपने का,
ठीक है यार, 2 करोड़ की गाड़ी खरीदी, 2 करोड़ की गाड़ी खरीदी, 2 20 में बेच दी, 20 लाख रुपए रोज का मार्जिन है, जीवन में आनंद ही आनंद। तो सबको आनंद ही आनंद, मजे ही मजे दिखते हैं, लेकिन इस मजे के पीछे जो नॉन सेक्सी पार्ट है, जो स्ट्रगल है, जो परेशानी है, वो क्या क्या है, जो हार्ड पार्ट है, जो लोगों को नहीं दिखता, मैं चाहता हूँ वो चीज शेयर करें आप। हार्ड पार्ट्स तो बहुत सारे हैं, बट मैं आपको अपनी लाइफ का सबसे मुश्किल दिन के बारे में ज़रूर बताता हूँ। प्लीज। 26 अप्रैल 2011, हम्म। 24 साल उम्र थी मेरी, और आई वॉज रेडेड बाय अ डिपार्टमेंट कॉल्ड DRI, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। वो मेरे पास जब सर्च करने आए थे, तो जो केस बना के आए थे वो 1000 करोड़ रुपए का ड्यूटी एवेजन का केस था। एंड वो केस ने मेरा पूरा करियर, मेरा पूरा काम करने का नज़रिया, सब कुछ बदल दिया। बिकॉज 1000 करोड़ रुपए 24 साल के लड़के के ऊपर अगर आप आ रहे हैं, तो कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है उसके लिए, कितना बड़ा टॉपिक हो सकता है, वो सिर्फ वही जानता है। उस एक सर्च के बाद अगले 10 दिन में मेरा 11 किलो वजन घट गया था, एंड आई लॉस्ट 30% हेयर इन फर्स्ट 30 मंथ्स ऑफ दैट सर्च। सो अगर आप कोई चीज़ बिल्ड करते हैं, उसके लिए बहुत शिद्दत, बहुत मेहनत लगती है। और आज वही सेम डिपार्टमेंट, सेम केस हम पहले हाई कोर्ट से जीते, और आज अभी इस आज से इसी इसी मतलब अभी हम अक्टूबर में बैठे हैं, सितंबर में हम वो सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं वो केस। बट इट टुक अस 16 इयर्स, 2011, एंड ऑलमोस्ट 15 इयर्स, 14 इयर्स टू विन दैट केस। सो जब आप काम करते हैं, मुश्किलें आती हैं, और बहुत बड़ी मुश्किलें भी आती हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं 24 साल मेरी उम्र थी, मेरे पास तो वकील, मतलब कभी वकील की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे पास तो वकील भी नहीं था कि इसको कैसे लड़ा जाएगा, कैसे किया जाएगा। मैं अपने कस्टमर्स के पास गया, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। बिकॉज़ जितने बड़े बिज़नेसेस आपके आते हैं, आप उतने ही हर्डल्स को क्रॉस करते जाते हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि ये हर्डल सबकी, मतलब सबके साथ आती है, आपके साथ भी आई है, आप क्रॉस कीजिए। अगर आपका इंटेंट ठीक है, तो आप जीतेंगे। अगर आप चोर उचक्के हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट अगर आपका इंटेंट ठीक है, आपने शिद्दत से ठीक काम किया है, यू विल विन। इट माइट टेक टाइम, बट डोंट लूज़ होप। आई लॉस्ट ऑल माई होप इन द ईयर 2011, एंड दैट वाज़ द बिगिनिंग। एंड मुझे लगता है कि मैं आज, अगर आई एम अ प्रोडक्ट बिकॉज़ ऑफ दैट डे, जो मैंने उस दिन, उस एक साल में, उस सर्च से सीखा। मतलब 26 अप्रैल को हमारे यहाँ सर्च हुई थी, उसके 2 दिन के अंदर-अंदर हमारे पास 40 आदमी का स्टाफ हुआ करता था, हमने 32 आदमी का स्टाफ निकाल दिया था। बिकॉज़ हमारे को पता चल गया था कि ये बहुत लंबा चलेगा। मेरे सारा इन्वेंटरी जो थी, वो फ्रीज़ कर दी थी। 1 साल तक वो फ्रीज़ थी। 1 साल के बाद हाई कोर्ट से ऑर्डर आया उसको डीफ्रीज़ करने का। देन वी स्टार्टेड सेलिंग दैट इन्वेंटरी। वो इन्वेंटरी 20 करोड़ रुपए की थी, और डिप्रिशिएट होके वो 12-13 करोड़ की रह गई थी। सो टुक अ मेजर हिट, मेजर लॉसेस, बट इवेंचुअली आप खड़े रहते हैं, आप शिद्दत से काम करते रहते हैं, तो आप हमेशा खड़े रहेंगे। तो क्या लर्निंग जो आपने कहा ना कि मैं जो आज हूँ उस दिन की वजह से, उस इंसिडेंट्स की या उस एक साल की टोटल लर्निंग्स, आप क्या मानते हैं कि ये 2 चीजें या एक चीज मैंने सीखी कि यार ऐसे करना लाइफ में भी? आप कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में पहुंच जाएंगे, अगर आप लगे रहेंगे, आप उसको ओवरकम कर जाएंगे। ये मैंने सीखा। वो मेरी 1000 करोड़ का ड्यूटी एवेजन के केस के साथ डिपार्टमेंट आया, और वो 4 दिन के बाद उन्होंने 1000 करोड़ को 10 करोड़ भी कर दिया। 3 दिन तक मैं उसी डिपार्टमेंट में था, वहीं बैठा हुआ था, वहीं क्वेश्चन एंड आंसर्स। इतनी स्टेटमेंट्स लिखी थी मैंने, जितने मेरे पूरे इंजीनियरिंग के एग्जाम में नहीं लिखी होंगी, उतने हमने उतनी स्टेटमेंट्स लिखी। सो मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मतलब टॉपिक काइंड ऑफ था। एक तरह से मिस्टेक ही हुई वो, तो 1000 करोड़ उन्होंने किया और अगले 4 दिन में 4 जाके दिन बोले नहीं, बाद वो 4 10 करोड़ ही था। करोड़ हो गया। उसके बाद इवेंचुअली वो डिस्कार्ड हो गया। वी हैव वन एवरी सिंगल केस। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जब मैंने अपनी सोच से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम को रिज़ॉल्व करने की तरफ चला, मैंने रिज़ॉल्व किया, चाहे मुझे 1.5 साल लगा उसको, पहली विन में। फर्स्ट स्मॉल विन व्हिच केम वाज़ 18 मंथ्स डाउन द लाइन। तो मैंने उससे क्या सीखा कि मेरी मंथली सैलरीज़ अगर 10 लाख रुपए थी, तो मैं उन सैलरीज़ को 2 ढाई 3 लाख रुपए पे ले गया, ताकि मेरा बर्न जो था, मुझे समझ में आ गया था 4, 6, 8 महीने गए। तो जितना मैं बर्न को मिनिमम, और गाड़ियां हैं नहीं बेचने के लिए, सारा माल सीज पड़ा हुआ है। जब मैं बेच ही नहीं सकता हूं, तो इतनी सारी टीम को क्या करेंगे? आज उनको मैंने अपने खर्चों को कम किया, टीम को कम किया, एक्सपेंसेस को कम किया, ताकि मैं सस्टेन कर सकूं उस लड़ाई को। लड़ाई के लिए अगर हथियार ही नहीं बचेंगे, तो लड़ोगे कैसे आप? सो पैसा वो हथियार होता है जो आपको लड़ने के लिए, चीजों को ओवरकम करने के लिए, बैड डेज के लिए चाहिए होता है। मैं हमेशा बोलता हूं,
प्रॉफिटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर रेनी डेज, नॉट फॉर योर डेली रूटीन। जितने आप पैसे बनाते हैं दाल रोटी के लिए, जो पैसा चाहिए होता है उससे हम ज़्यादा पैसे बनाते हैं, बट वो रिजर्व्स एंड सरप्लस हेल्प यू इन दोज रेनी डेज, एंड रेनी डेज कैन कम कभी भी। हमें अगर पता होता कि ये कब आएंगे तो हम पहले प्लान कर सकते हैं, बट ये अननोइंगली आते हैं, तो उन रेनी डेज के लिए आपको अपनी कैपिटल रिजर्व्स में रखनी चाहिए। तो ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो कहते हैं ना, नॉर्मली मैं यूथ को ये पर्टिकुलर मैसेज है कि 1 लाख की सैलरी उसी महीने खर्च करने के लिए नहीं होती है। जो सेव करते हो तो उससे फ्यूचर बनता है। एंड सेम गोज इन द बिजनेस कि इस साल का प्रॉफिट है, ऐसा नहीं इस साल मजे किए खत्म किया, 10 साल का प्रॉफिट 1 महीने में निकल जाएगा अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैंने एक गाड़ी की कैपिटल से राहुल जी शुरू किया है। एक गाड़ी की कैपिटल से आज हम 150 गाड़ियों की इन्वेंट्री पे बैठे हैं। तो एक गाड़ी की कैपिटल से दूसरी से 5वीं से 10वीं से 15वीं 20th 30th 50th 60th 80th एक 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 करके हमने कैपिटल बनाई है। और मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। आज वो वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ पहुँचना चाहिए था, बिकॉज मैं जितना भी मेहनत कर लूँ, कैपिटल भी तो मेहनत कर रही है साथ में। पैसे का काम करना जरूरी है। सर आज हमने ये बिल्डिंग खरीदी थी लगभग 5-7 करोड़ रुपए के आसपास की। हमारी हैसियत ही नहीं थी खरीदने की, बट हमने हिम्मत मारी, बैंक लोन कराया, हमने खरीदी लगभग 10 साल पहले। आज ये बिल्डिंग 60-70 करोड़ रुपए की है। तो आज, और इसका रेंटल अगर हम लेके चलेंगे, मैं रेंट पे होता तो आज ये 25 लाख रुपए महीने के रेंट पे आ गया है। तो मैंने क्योंकि खरीदी, मैंने मेहनत करी, मैंने बैंक लोन किया, मैंने आउट ऑफ द वे जाके लिया, आज वो मेरी मदद कर रही है ना। अगर आज मैंने वो कैपिटल नहीं डिप्लॉय करी होती तो मुझे 25 लाख रुपीज एक्सपेंस एवरी मंथ निकालना पड़ता। एंड नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारे जितने भी एसेट्स हैं, देयर ऑल ओन्ड बाय अस। तब भी मेरे पास चॉइस थी कि मैं वो पैसा निकाल के मैं इन्वेस्टमेंट अपनी इन्वेंट्री में डालूं। मन भी वही करता था। लेकिन आपके पास जब राइट गाइडेंस होती है, माय फादर ही गाइडेड मी, जो जो जगह आपको जरूरत पड़ रही है, आप अननेसेसरी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स मत करो जैसे बाकी सारे लोग करते हैं। बट वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो आपके काम की है, तो और आप काम बढ़ा रहे हो, तेजी से भाग रहे हो, तो ऑलरेडी इतना रियल एस्टेट हो जाएगा कि आपको इधर उधर रियल एस्टेट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो रियल एस्टेट लो जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो वैसे वैसे काम किया। आज गॉड विलिंगली भी स्टेटमेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी में हम सिखाते हैं कि तुम पैसा बचा लो, फिर एक दिन पैसा तुम्हें बचा लेगा। करेक्ट। तो हमने पैसा बचाया तो आज पैसा हमें बचा रहा है। करेक्ट। अभी बात कर रहे हैं सर इन्वेंट्री की। उससे पहले एक वन लाइनर क्वेश्चन। उस समय 40 जनों का स्टाफ था, 32 को हटाया, 8 रह गया। अभी कहाँ तक आ गए वापस? आज हम लगभग 250 लोग हैं। 250 ग्रेट। आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। सबके अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और मैं क्या करता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे लोग जो काम कर रहे हैं, जहाँ वो फंसते हैं वहाँ मेरे पास आते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ। वो टॉपिक जो वो रिजॉल्व नहीं कर पाते, 90 टीम सक्षम है, कॉन्फिडेंट है, कंफर्टेबल है और रोज़ का काम है, 90-95% चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। जहाँ 5-7% वो कंफ्यूज होते हैं, जो रूल बुक के या तो बाहर जाएगी या ऐसी चीज़ जो नहीं हो पा रही है रिजॉल्व, दैट इज़ वेयर आई कम इनटू द पिक्चर। और सर अभी अपन स्टॉक की बात कर रहे थे। आपका सबसे मेजर काम जो आपने कहा ना, बाइंग इंपॉर्टेंट है भाई। अब तो बिजनेस मॉडल आपका बदल जाएगा तो उसमें इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी उतनी नहीं, क्योंकि अभी स्टॉक सब जैसे अभी जो आप कर रहे हैं, स्टॉक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता होगा। मेरा बिजनेस माइंडसेट कह रहा है कि भाई आपने मान लो 100 गाड़ी खरीदी, दुनिया को लगा 100 खरीदी, 100 बिक गई, मजा आ गया। लेकिन वो 100 खरीद के जब 80 बिकती है, वो जो 20 रहती है, वो प्रॉफिट तो है, पर प्रॉफिट यहाँ पड़ा है 4 पहियों पे, वो खाते में नहीं आया अभी तक। तो वो कैसे मैनेज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रॉफिट छोड़ो, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप 2-3 करोड़ रुपए रोज की कलेक्शन कर रहे होते हो, तो 3 करोड़ की कलेक्शन मतलब 70 करोड़ रुपए, 80 करोड़ जब आप कलेक्ट कर रहे होते हो, तो कोई महीना अननोइंगली किसी भी रीजन की वजह से ऐसा आ जाता है जब आपकी सेल 70 करोड़, मतलब आप 60-70 करोड़ रुपए का माल 80 करोड़ का अगर आप खरीद रहे हो तो उतना ही बेच भी रहे हो। सो जब वो सेल 70 करोड़ से 20 करोड़ पे आ जाती है, इंडिया पाकिस्तान वॉर और एनीथिंग, एनी अनसर्टेनिटी, जब वो 20 करोड़ पे आती है और 60 करोड़ का डेफिसिट आता है, तो रियलिटी चेक तो तब आता है। प्रॉफिटेबिलिटी 1 महीने कम आई, 1 महीने ज्यादा आई, ओके, नो प्रॉब्लम। आपके पास इंपॉर्टेंट है कैश फ्लोज व्हेन दे ड्रॉप बाय 75% फॉर एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो आपको उस महीने शुरुआत करते हो 60 करोड़ डेफिसिट से, अब ये भरो, तो वहां पे रियल पिक्चर आती है। सो दैट इज द मोस्ट मतलब डिफिकल्ट पार्ट, और वो आप उसको कितने ग्रेसफुली हैंडल करते हो
और उसको किस तरीके से हैंडल करते हो, किस तरीके से ओवरकम करते हो। तो अब वो कैसे हैंडल करते हैं सर, दैट्स द क्वेश्चन, क्योंकि ये गड्ढा हर व्यापारी के, किसी के 60 करोड़ का, किसी के 60 लाख का, किसी के 6 लाख का, पर गड्ढा हर महीने आ जाता है। तो वो वेट कर रहा है आपके सवाल का कि क्या करते हैं ऐसे टाइम पे, कैपिटल, इन्वेस्टर, लोन, व्हाट हैपेंस? नहीं सर, देखिए हमारा ना, हमने 15-16 साल बिग बॉस टॉयज में और 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए। हम कभी भी ऐसी चीज़ में अटकते हैं तो हम अपने कस्टमर को अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि सर दिस इज़ द सर्कमस्टांस, देखिए अगर किसी तो लोग हमारी सुनते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आप क्योंकि सबको लोग हमारे को बहुत टाइम से जानते हैं, उनको पता है कि हमारा इंटेंट अच्छा है, हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जितनी हमारी हैसियत है उससे बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं। बिकॉज़ अगर मैं ऐसे सोचता ना बॉस कि मेरे पास 100 रुपए की कैपिटल है, मैं 20 रुपए रिजर्व्स में रखूँगा, सिर्फ मैं 80 रुपए से ही काम करूँगा, तो मेरे पास कैपिटल थी नहीं, मैं काम कैसे करता? और आज भी हम बूटस्ट्रैप्ड हैं। सो कैपिटल हमारी या तो अपनी है और या फिर हमारे बैंक्स हैं जो हमारे को सपोर्ट करते हैं। सो अगर मैं इस तरीके से सोचता तो मैं कभी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, मैं शायद इसके 50% या इसका 25% भी नहीं पहुँच पाता। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीद सकूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल, उतना मैं बेच पाऊँगा। जितना बड़ा मैं बुके दे पाऊँगा टू प्रेज़ेंट इट टू आवर कस्टमर्स, उतना ही उसमें से फूल चुने जा सकेंगे। सो द लार्जर इज़ द बुके, द बिगर आर द सेल्स। तो सर अभी जैसे आपको डील करने जाते हो तो उसमें कुछ कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन रहती है, जैसे मान लो कि यार अपन ये चीज इतने में ले लेते हैं, या लगभग इतने में तो निकल जाएगी, इतने में अपन कर लेते हैं, कुछ ऐसी मेंटल कैलकुलेशन कुछ रहती है बाइंग के टाइम? या बड़ा बहुत आसान कैलकुलेशन है अगर आप समझना चाहेंगे। मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाता हूँ, गाड़ियों को छोड़ते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाता हूँ, मैं खरीदते हुए क्या देखता हूँ कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट की लगभग मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इस रेट पे इसको बेच निकाल दूंगा, दूंगा। मैं निकाल दूंगा। तो मैं उसमें बैकवर्ड कैलकुलेशन करता हूँ। कोई पूछे ना आप कितने परसेंट मार्जिन पे काम करते हो, ज़्यादा पे कैसे करते हो, कम पे से कैसे करते हो? सिंपल है, मैं एक गाड़ी देखने जा रहा हूँ, बेंटली 2016, ये 1,25,00,000 रुपए की मेरे हिसाब से बिक जाएगी। तो अगर 1,25,00,000 की बिक जाएगी, आपको 5 लाख कमाने हैं तो 5 लाख कम में खरीदो, 2 लाख कमाने हैं 2 लाख कम में खरीदो, 8 लाख कमाने हैं 8 लाख कम में खरीदो, 20 लाख कमाने हैं 20 लाख कम में खरीदो। 10 लाख कम में खरीदोगे तो ज़्यादातर गाड़ियाँ खरीद पाओगे, 20 लाख कम में खरीदोगे तो 10 में से 1 खरीद पाओगे। और अगर 3 लाख पे खरीदोगे, मार्जिन पे खरीदोगे, तो 10 में से शायद या 20 में से 20 खरीद पाओगे। सो आपको किस मार्जिन पे काम करना है, कितने आपके एक्सपेंसेस हैं, आप उस हिसाब से परचेजिंग करते हैं और कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये। और सर ये जो, जैसे अब आपने कैलकुलेशन लगाई, अरे बेंटले 2016 है, 1.25 करोड़ पे मैं आराम से निकाल दूंगा, ये जो 1.25 करोड़ की कैलकुलेशन है, ये क्या एक्सपीरियंस है या कोई चीज़ है कि वैल्यूएशन कैसे है? कि हो भी सकता है कि ये चीज़ हो सकता है 1.25 करोड़ में ना निकले, 1 में जाए, या हो सकता है इसके कोई 2 करोड़ रुपए भी देने को तैयार हो जाए। तो ये कैसे कैलकुलेशन, ये एक्सपीरियंस है या कुछ वैल्यूएशन का तरीका है या? ये मैथमेटिक्स हैं जो रोज़ हो रहे हैं। बिकॉज़ हम जब आप एक लार्ज वॉल्यूम में इन्वेंट्री रोटेट कर रहे होते हो तो आपको रोज़ डेटा मिल रहा होता है। मेरा डेटा आज की बेंटली का मेरे 1 हफ्ता पुराना बेंटली बेचे हुए से डेटा मेरा निकल जाएगा। किस हिसाब से डिमांड है, किस हिसाब से सप्लाई है, और ये रोज़ चेंज होती है। मतलब मैं आपको फ़रवरी की परचेज़ मार्च में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। मार्च की प्रोडक्ट मैं परचेज़ अप्रैल में नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। कभी-कभार ऐसा होता है कि आपने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी, अगले महीने आपको वो मिली, आपने 95 लाख की खरीदी, आपको 1 करोड़ में लगा कि रियलाइज़ किया गलती हो गई, फिर आपने 95 में खरीदी, फिर आपको लगा दोबारा गलती हो गई, फिर आपने 90 की खरीदी, फिर भी लगा दोबारा गलती हो गई। मतलब लास्ट 1 डेढ़ सवा साल में मार्केट ऐसे चेंज हुई है। बिकॉज़ 2 साल, लगभग 1.5 साल पहले सप्लाई वाज़ अ बिग कंस्ट्रेंट, चिप शॉर्टेज और बाकी सारी चीज़ें कोविड में जो हुई थी, तो पुरानी गाड़ियाँ प्रैक्टिकली नए के रेट पे बिक रही थी। 1.5 साल में ओवर सप्लाई का ज़माना आया है। मतलब आज हम ओवर सप्लाई पे बैठे हुए हैं। तो जिस रेट में हमने गाड़ी खरीदी है, वो पिछले 12-14 महीने से वो रोज़ डिप्लीट हुई है। मतलब हमने 1 करोड़ की खरीदी, फिर 95 की खरीदी, फिर 90 की खरीदी, फिर 85 की जब खरीदी तब रियलाइज़ हुआ कि यार ये प्राइस ठीक है। ये प्राइस 85 पे एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है कस्टमर की, तो अगली गाड़ी 85, 84, 83, 82, 81 करना तो है। मोस्टली एक्सपीरियंस एंड ट्रायल एंड वाली चीज़ है। फर्स्ट इज एक्सपीरियंस एंड देन यू हैव द डेटा। फर्स्ट तो डेटा ही चलता है, 90% डेटा काम करता है, 10% डेटा काम नहीं करता है। तो सर अभी जैसे सिंगल कार में सबसे बड़ी डील कितने की हुई है अभी यार? सबसे बड़ी डील अभी हमने इसी महीने 2 गाड़ियां बेची हैं। एक थी लगभग 10.5 करोड़ रुपए की और एक है लगभग 7.5 करोड़ की। एक है लगभग 5 सवा 5 करोड़ की। मतलब
सो या मतलब टिपिकली 70 लाख से लेकर 10 साढ़े 10 मतलब 10 द साढ़े 10 की मोस्ट जो बेची वो कौन सी थी? हिंदुस्तान की आज तक सबसे एक्सपेंसिव प्री ओन्ड कार विल बी अ रोल्स रॉयस फैंटम न्यू जनरेशन, जो आज तक बिकी है वही, मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम 8-9 crores, विल गो अप टू अबाउट 11-12 crores, सो दिस विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव यूज्ड कार पर से। कोई सी एक ऐसी डील जिसको आप यू आर वेरी प्राउड ऑफ कि यार मैंने ये डील की, मजा आ गया, मतलब उस रात को नींद बहुत अच्छी आई, अभी भी याद आती कि यार वो क्या डील थी? प्राउड ऑफ मैं बाद में आता हूँ, बट मैं आपको ऐसी डील बताता हूँ जो मैंने करी और मुझे रियलाइज होता है यार वो नेक्स्ट क्वेश्चन में से था, वो आपको फर्स्ट ले बट मैं कि नेक्स्ट रिग्रेट ऑफ कि यार ये क्यों करी यार, ये नहीं करता, ये लेनी चाहिए थी, रखनी चाहिए थी ये। तो मेरे करियर की सबसे फेवरेट गाड़ी है रोल्स रॉयस फैंटम कूपे, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आउट ऑफ ऑल माय कार्स। ठीक है। हमने अपना करियर शुरू किया था गिटोरनी के शोरूम से। हमने वो गाड़ी गिटोरनी में खरीदी थी, ठीक है। 2 crore 75 lakh रुपीज की, 2 crore 78 lakhs टू बी प्रिसाइज। आंध्र प्रदेश नंबर गाड़ी थी। मैंने गिटोरनी के शोरूम पे खरीदी, हमारे से वो गाड़ी नहीं बिकी। फिर हमारा सुल्तानपुर का शोरूम लॉन्च हुआ 1 साल बाद, वो गाड़ी हमारे से नहीं बिकी। फिर हमारा गुड़गांव में वर्कशॉप हमने लिया, वो वर्कशॉप की लॉन्च पे भी प्रेजेंट थी। फिर हमारा गुड़गांव का शोरूम लॉन्च हुआ, वो गुड़गांव के शोरूम की लॉन्च पे भी प्रेजेंट थी। फिर हमारा बॉम्बे का शोरूम लॉन्च हुआ, वो वहाँ पे भी सबसे बड़ी आई कैंडी थी, बिकॉज दैट वाज द बिगेस्ट आई कैंडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आज भी वो गाड़ी बहुत बड़ी आई कैंडी है। फिर बॉम्बे का शोरूम लॉन्च पे वहाँ पे वो प्रेजेंट थी। फिर हैदराबाद हमने जब शोरूम लॉन्च किया तब जाके वो गाड़ी बिकी, और हमने 2 crore 78 लाख रुपीज़ की वो गाड़ी खरीदी थी। हमने हार मान के 1 crore 99 लाख रुपीज़ में वो गाड़ी खाली करी, एंड इट टुक अस 4 years टू सेल दैट कार। जब वो गाड़ी मैंने बेची, जिस कस्टमर ने मुझसे गाड़ी खरीदी उसने 1.5 साल गाड़ी यूज करी और उसने 3 crore की वो गाड़ी बेची। उसके बाद वो गाड़ी 3 crore की बिकने के बाद दोबारा 3.5 crore की बिक चुकी है। सो अब जिस कंज्यूमर के पास वो गाड़ी है उसने 3.5 crores दिए हैं, जिसके जो मैंने 1 crore 99 लाख रुपीज की आज से लगभग 4 साल पहले बेची है। सो और वो गाड़ी जेन्युइनली अगर मेरे पास मैं अपने कैश फ्लो को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता होता कि मुझे मेरा कैश फ्लो गिव्स मी, सिर्फ मैं काम नहीं करता ना, वो गाड़ी जो पीछे खड़ी है उसके पीछे खड़ी है वो भी काम कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने में। अगर मैं इस तरीके से नहीं सोचता तो वो गाड़ी मेरा खुद रखने का मन था, और आज भी मैं शायद जितने की मैंने बेची थी उससे 25-50 लाख रुपए फालतू देके मैं आज भी खरीदना चाहूंगा उस गाड़ी को। सो दैट इज I can't say it's a regret, but yeah, that is one of the most memorable cars which I had, and that's the अगर वो बंदा reality भी check. 4 में डील ऑफर करे तो लोगे, आप नहीं लोगे कि 4 में ले जाओ? 3.5 में ली थी उसने। मैं उसको टेबल पे उठा के कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। 4 crore तो नहीं, बट I'll try to mediate a common ground, but I would love to buy that बेची car. चीज को 4 में लेने का तो नहीं करता मन। I know. ठीक है। And one of the most memorable, coming to your question, one of the most memorable transactions, ऐसी कई हैं, मतलब सिंगल तो नहीं है। अब जैसे 2018 में हमने सिर्फ जैगवार लैंड रोवर की गाड़ियां परचेज करी होंगी लगभग 100 crore रुपए की। दैट वाज अ गुड ट्रांजैक्शन फॉर अस, 100 crores जस्ट इन 1 year फ्रॉम वन मैन्युफैक्चरर। देन हमने 37 BMW Z4 खरीदी थी BMW इंडिया से, ब्रांड न्यू। अभी हमने 100 निसान से, टू बी प्रिसाइज 96 निसान एक्सट्रेल्स खरीदी हैं 0 किलोमीटर। अभी उसके अलावा हमने लगभग 50 मिनी कूपर खरीदी हैं BMW इंडिया से। सो दीज लार्ज ट्रांजैक्शंस, जब ये 30 0 crore किलोमीटर कैसे, मतलब इट्स नॉर्मली प्री ओन्ड या प्री लोड लेते हैं ना, 0 किलोमीटर भी लेते हैं हम वो भी हम करते हैं। वी आर इनटू बल्क बाइंग ऑफ कार्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एज वेल। Okay. सो वीव डन मल्टीपल मोटरसाइकिल्स फ्रॉम दुकाटी टू हार्ले टू ट्रायम्फ एंड इंडियन। मतलब मैंने लगभग 2-3 साल पहले 11 crore रुपए की एक महीने में सिर्फ मोटरसाइकिल्स खरीदी थी। उस महीने हमने सोचा था मोटरसाइकिल्स करते हैं ट्राई, तो वी एंडेड अप बाइंग ऑलमोस्ट 80% ऑफ द इन्वेंट्री इन द प्लांट एट इंडियन मोटरसाइकिल्स इंडिया। देन वी एंडेड अप बाइंग ऑल द डियावल्स। दुकाटी में एक डियावल करके मॉडल आता है, 24 डियावल्स खरीदी थी हमने, एक्स डियावल। एंड एक दुकाटी का एक ट्रायम्फ का हैदराबाद में शोरूम बंद हुआ था। वी एंडेड अप बाइंग द इंटायर इन्वेंट्री जस्ट इन 1 month बेसिकली। सो ऐसी सी नंबर्स हैं जो आपको, और ऐसे से प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको यादगार हमेशा रहते हैं। हमने 3 महीने पहले निसान एक्सट्रेल खरीदी है, 60 लाख रुपीज़ ऑन रोड गाड़ी है, और हम 32-33 लाख रुपीज़ ब्रांड न्यू गाड़ी आपको
0 kilometer, you will become the first owner and you have to pay the money directly to the Nissan dealership only. वो हम बेच रहे हैं. कुछ मिस्टेक्स थी उस प्रोडक्ट के अंदर जो हमने रेक्टिफाई करी हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सेल्स स्लो थी, और वो हमने बिकॉज ऑफ आवर एक्सपर्टीज बीइंग 20 years इन द बिजनेस, वो हमने ट्वीक किए, वो चेंजेस किए हमने, और हम पिछले 90 दिन में 68 एज वी स्पीक टुडे हम 68 गाड़ियाँ लिक्विडेट कर चुके हैं. लास्ट 20-22 गाड़ियाँ बची हुई हैं. द मोमेंट वी क्रॉस द लास्ट 15 नंबर, वो हम प्राइस जो हम 32-33 lakhs के पे बेच रहे थे, बिकॉज ऑफ हाई डिमांड हम उसका प्राइस भी इंक्रीज करने वाले हैं, सो दैट एवरी सिंगल लॉयल कस्टमर ऑफ आवर्स इज प्राउड ऑफ द प्रोडक्ट. जैसे रोलेक्स करता है, आप 5 लाख की घड़ी लो, वो 2-4 साल बाद वो 7 की होगी, फिर वो 10 की होगी, फिर वो 12 की होगी. तो हम भी चाह रहे हैं हमारी निसान एक्सट्रेल, जिन लोगों ने, हमारे लॉयल कस्टमर्स ने 32-33 lakhs की ली हुई है, वो 36-37 lakhs की अप्रिशिएट होके हो. क्या बात सर. एक चीज है, जैसे मैं आपके शोरूम को पूरा विजिट कर रहा था, कुछ ऐसी गाड़ियां नहीं जिससे इमोशनली अटैच हो जाती हैं कि यार ये गाड़ी आई तो बिकने के लिए, यार मैं ही रख लूंगा, क्योंकि होता ना रोज मन करता है यार ये भी ले लूं क्या. तो आपका कुछ पर्सनल कार कलेक्शन क्या है, और कुछ ऐसा इमोशनली होता है कि यार ये ले ही लेते हैं, ये मैं ही रख लेता हूँ, मैं ही रख लेता हूँ, ऐसा कुछ. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैशन, अगर आप अपने पैशन को आप कन्वर्ट करते हैं प्रोफेशन में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है. जोन सी आप गाड़ी खरीदते हैं, आपका मन करता है मैं रख लूं ये वाली. तो इट इज वेरी वेरी, यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ट. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, बट हम विद वो है ना, दिल पे पत्थर रख के फिर हम बोलते हैं चलो कोई नहीं यार बेच दो. अब आदत पड़ गई है उसको करते करते. सो अभी आपका कलेक्शन क्या है पर्सनल? मैं कलेक्शन क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ. मेरा मे बी अ कपल ऑफ क्वार्टर्स डाउन द लाइन दी कलेक्शन, और आपको तो कल भी करी जा सकती है, प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अपने आप को इंटरनल टारगेट्स और गोल सेट करता हूँ. मैं इस टारगेट, इस गोल पे अपने आप को ये दूंगा. सो माई पर्सनल बेस्ट कार कलेक्शन विच आई वुड लव टू कीप will be starting from a Rolls-Royce Phantom 8, which is the latest generation Phantom. एक वो होनी चाहिए, दूसरा एक latest generation G63, one Lamborghini Urus, and one Toyota Velfire, and one will be probably a Bentley GT. So this should be my ideal garage, which I would want to keep. सर एक और चीज है बिजनेस में, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है इस कार बाइंग सेलिंग रिलेटेड, इसमें कई चीज में आपके जैसे लॉयल कस्टमर बहुत सारे हैं, तो उसमें कुछ का एथिकल डिलेमा आता है. जैसे मान लो मैं कहता हूँ यार सर रोल्स रॉयस अगली बार आए मुझे बताना, मेरा बहुत मन है, और ऐसा आपको 4 कस्टमर ने कह रखा, चारों ही लॉयल है, अब आगे रोल्स रॉयस किसको दें, क्या दें, या कभी कभार कुछ काइंड ऑफ ऑक्शन चल जाता है कि यार मैं इसके 2 देने को तैयार हूं, मैं 2 दे दूंगा, मुझे दे देना. कोई दूसरा कहता है भाई साहब 2-10 में मेरे पड़े. कहता है भाई इसको दूं या 2-20 में तीसरे को दूं, मैं करूं क्या. ऐसी स्थिति आती है, ऐसी की डिलेमास वगैरह रहते हैं. अभी 20 दिन पहले हमारे साथ हुआ है. सो वी हैड Maybach 62, जिसके प्रीवियस ओनर विजय माल्या जी थे. ठीक है. एंड वो गाड़ी हमने 1.5 crores की लिस्ट करी थी. वी गॉट द एडवांस ऑफ 10 lakh rupees ऑन दैट कार. सो there were 4-5 people who were negotiating on that car. Negotiate, हर कस्टमर नेगोशिएट करता है कि मुझे अच्छी से अच्छी डील मिले, चाहे वो प्राइस पॉइंट पे ना हो, बट सर्विसेज में ये दोगे, ऐसे करोगे. तो नेगोशिएशन चल रही थी. जो हमारे को नेगोशिएशन का मतलब होता है, हम अगर 150 मांग रहे हैं तो सामने वाला 149, 140, 130 वो देना चाहता है. विजय माल्या जी का पॉडकास्ट आया है, जो सबने सुना है, हम सब लोगों ने देखा. उस पॉडकास्ट के बाद रिवर्स इंजीनियरिंग होनी शुरू हुई, रिवर्स नेगोशिएशन. हमारे पास एडवांस आ गया, पॉडकास्ट आने के अगले 24 घंटे के अंदर एडवांस आ गया. ऑफ कोर्स एट 1 crore 50 lakhs जितने की हमने गाड़ी बेची है, मतलब एडवांस लिया. अभी 1 हफ्ता था गाड़ी की डिलीवरी में, प्रिपेयर होने में, बाकी सारी चीज़ों में. नेक्स्ट ऑफर हमारे पास आती है, जो लोग हमारे से 150 से कम देने की बात कर रहे थे, उनकी ऑफर आती है 180 देते हैं जी हम उस गाड़ी के. फिर नेक्स्ट ऑफर आती है, मैं 2 crore 10 lakh देने के लिए तैयार हूँ. उसके बाद अगली ऑफर आती है, मैं 2 crore 25 lakh देने के लिए तैयार हूँ, आप गाड़ी दीजिए मुझे. वही लोग जो हमारे से नेगोशिएट कर रहे थे, वो 225. देन द लास्ट ऑफर वाज, यू गिव मी द प्राइस, वी नीड दैट कार. बिकॉज उस प्रकार की सिर्फ 3 गाड़ियां हैं हिंदुस्तान में, और चौथी कभी नहीं आएगी, एग्जिस्ट ही नहीं करती है.
सो बहुत मुश्किल होता है आपको उन सिचुएशंस में अपने आप को कंट्रोल करना। मन तो क्या करेगा, मन यही कहेगा ना, हर इंसान के अंदर दो आवाज़ें आती हैं, एक एथिकल और एक अनएथिकल। अब आप अनएथिकल को कितना दबा के रखोगे, आप उतने एथिकल आदमी होते हो, और कितने एथिकल को अगर आप दबा लोगे तो यूल बी एन अनएथिकल बिजनेसमैन। सी एट द एंड ऑफ द डे द विजन इज, अगर आज मैं, जिसने एडवांस दिया गाड़ी उसकी है, चाहे वो गाड़ी 2 करोड़ की है या 5 करोड़ की है, जिस कस्टमर ने हमारे को सबसे पहले पैसे दिए, चीज़ उसकी है। सो अब अगर आज मैं उनके साथ गलत करूंगा तो मैं कंपनी को स्केल नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे ही लोग अगर मुझे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने आप को स्ट्रांगली इन फ्रंट ऑफ अ कस्टमर कि आज एक हमारे पास करोड़ों रुपए में एडवांसेस आते हैं। वी हैव अ 100% रिफंड पॉलिसी। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे यहाँ कैंसिलेशन रेट कंट्री का हाईएस्ट है। 33% कैंसिलेशन होती है हमारे पास गाड़ियां यहाँ पे। आपको बुकिंग अजीब दी और फिर लगेगा, वापस ले गया। बुकिंग दी और कैंसिल कर दी गाड़ी। सबसे ज़्यादा कैंसिलेशन रेट है। उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट आता है, कस्टमर बिना सोचे समझे उसको बुक करता है कि मैं बुक कर लूँ, उसके बाद दिमाग लगाना शुरू करूँगा कि वो गाड़ी मुझे लेनी है या नहीं लेनी, बिकॉज मैं पहले बुक तो कर लूँ। अगर मैं जब तक बुक नहीं करूँगा तब तक पता चलेगा 2-4-5 दिन में गाड़ी बिक गई वो। सो पहले वो बुक करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि मुझे लेनी नहीं लेनी, बिकॉज हमारे यहाँ 100% रिफंड पॉलिसी है। आज अगर आपने गाड़ी हमारे से ले ली है और आपको किसी भी रीज़न की वजह से, हम रीज़न नहीं पूछते हैं, आप कैंसिल कर रहे हैं, we will refund 100% of your money back. And trust me, you go to a Porsche dealership, you go to a BMW dealership, at least half of these dealerships are not going to return your money back when you book. We have returned the money back to every single customer who's dealt with us and who's done a cancellation or who's not bought a car from us. हम ये भी नहीं बोलते आप पैसे छोड़ दीजिए, हमारे पास दूसरी में एडजस्ट कर लेना ना। आपने पैसे दिए हैं, बुक करिए, आपको नहीं समझ में आती, reasons best known to you, we'll refund your money back. So that has built a lot of trust, yes. and that is why हम 21 दिन में 80% गाड़ियां बेच भी देते हैं. So our lead time to sell 80% of our inventory is 21 days. और सब बाकी 20% विद टेक टाइम, जहाँ पे वो आपका पैसा फंसा है, The irony is उस 20% में हमारा 60% कैपिटल हमारी रुकी होती है, and there is no answer to that question or that problem. We are trying, I think, with the new business. मिल चुका है आपको, अब मिल गया है, अब इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो now we'll be in a much better position. नाउ लेट्स कम टू मार्केटिंग सर, कि मार्केटिंग, क्योंकि एवरीवन पूरे इंडिया लेवल पे आपको लोग जानते हैं, किसी को भी चाहिए बिग बॉय टॉय जाना है, और आपने जैसे कहा आधी से ज़्यादा इंडियन क्रिकेट टीम, म्यूजिक इंडस्ट्री, ये सब लोग साथ में, तो मार्केटिंग के लिए आपने क्या चीज़, मतलब पहली बात तो ये जो सेक्टर ऑफ पीपल है कि फिल्म स्टार्स या क्रिकेटर्स, ये ओपन हुए, ये कैसे ओपन हुए, हाउ वाज द फर्स्ट डील, क्या था, या आपने कैसे मार्केट किया, या आप जस्ट प्लेन लक और व्हाटएवर? सो बहुत मैंने जैसे पहले भी इसके बारे में आपको जवाब दिया, आंसर वैसा ही है। जब आप एक कस्टमर आपका सेटिस्फाइड होता है, देन इट ओपन मोर डोर्स फॉर यू। सो द फर्स्ट क्रिकेटर वी डेल्ट विद वाज दिनेश कार्तिक जी। उनको हमने गाड़ी दी, उनकी गाड़ियाँ उनके दोस्तों ने देखी, उसके बाद सूर्य कुमार यादव जी को दी, युवराज सिंह उनसे पहले से हमारे से डील करते थे कोइंसिडेंटली, या उसके आसपास ही थे, आई डोंट रिमेंबर। बट जैसे जैसे उनकी गाड़ियाँ, दैट वाज अ 911 टर्बो एस, जैसे जैसे उनके दोस्तों ने देखी, बाकी क्रिकेटर्स ने देखी, उनको मज़ा आया गाड़ी देख के, और लोग जुड़ते गए। सो इवेंचुअली बिजनेस ऐसा ही होता है, वन सेटिस्फाइड कस्टमर लीड्स यू टू अनदर ट्रांजैक्शन। सो दैट्स द ओनली मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और अदर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, बट पहले तक पहुंचना जरूरी है। सो पहले तक आप एडवर्टाइज करते हैं, आप मार्केट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, और इवेंचुअली अगर वो प्रोडक्ट उनको फिट करता है, द राइट काइंड ऑफ ऑडियंस, वो आपके पास आएंगे। सो हमने अपने करियर में एक डिसीजन लिया था कि हम कभी भी किसी के पास नहीं जाएंगे, हेलो सर, माय नेम इज जतिन, आई सेल कार्स, प्लीज बाय अ कार फ्रॉम मी। नो, we will market ourselves, we'll advertise, we'll do whatever it needs, it's whatever is needed, and we'll wait for the customers to call us. जब कस्टमर कॉल आपको करे और आप कस्टमर को कॉल करें, बहुत फर्क है। सो दैट्स द डिफरेंस, मार्केटिंग और सेल्स में यही फर्क है। जी तो आदमी वो इसको इस तरह से समझा दो, नॉर्मली मेरे अंदर का बिजनेस कोच जाग जाता है कभी। मार्केटिंग और सेल्स वो एक तरह का मैराथन रनिंग है, वो मार्केटिंग जितना दौड़ती है, सेल्स को कम दौड़ना पड़ता है। करेक्ट। एप्पल की मार्केटिंग इतनी दौड़ती है कि सेल्स टीम कहती है मैं घर से ही बाहर नहीं निकलूं, लोग ही लाइन लगा लेंगे, बस फोन ही उठा लोगे उतने में सेल्स हो जाएगी। फोन नहीं भी उठाना तो एक ऐप बना के दे देना, उसमें बुकिंग आ जाएगी। मैं बोलता हूँ एटीएम जैसे, अगर आईफोन अपना एटीएम इंस्टॉल कर दे कि ये कार्ड स्वैप करे डब्बा निकलेगा, तो भी उनको सेल्स टीम की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग भी बिकता है। 100%। तो सर एक चीज ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन और बहुतों का होगा कि ये जो व्यक्ति, जैसे हम नॉर्मली जो आम आदमी आम लोगों से डील करता है, वहां सब जगह नेगोशिएशन ही चलता है आदमी कि यार ये ऐसे कर लो वैसे कर लो, एक आम सोच होती है। पर जो बंदा 1 करोड़ रुपए की 2 करोड़ की गाड़ियां खरीद रहा है,
उस व्यक्ति का सोच क्या होती है? मैं इनसाइट जानना चाहता हूँ कि इस तरह के लोग जब आपके पास बैठते हैं कि यार ये बंदा आया 2 करोड़ की गाड़ी लेने, 3 करोड़ की, वो बंदे क्या डिफरेंट होते हैं, उनकी क्या सोच डिफरेंट होती है, या कोई अलग अलग प्रोफेशन के लोगों में कोई डिफरेंस है कि अच्छा क्रिकेटर ऐसे सोचता है, या बिजनेसमैन ऐसे सोचता है, या न्यू मनी ऐसे सोचती है, ओल्ड मनी ऐसे सोचती है, कोई फर्क? क्या इनसाइट्स कुछ आपने देखी कि अरे इस तरह के लोग होते हैं ये? मैं एक मेजर पोर्शन आपको बताता हूँ जो 80-90% कॉमन होता है। जिसके पास पैसे हैं, उसके हाँ। पास एक चीज़ नहीं है, हम्म। वो है वक़्त। और उसके पास पैसे इसीलिए हैं क्योंकि वो वक़्त अपने धंधे पे दे रहा है। ठीक है। अगर आप अपना वक़्त धंधे पे दे रहे हो, तो ही आप वेल्थ जनरेट कर पाएँगे, आपके उतने पैसे हो पाएँगे, आप 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो घर है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे गाड़ी है, आप खरीद पाएँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ हमारी एक रोल्स रॉयस फैंटम है जो हमने अभी 3 दिन पहले बेची है। माय टीम वाज़ कोऑर्डिनेटिंग विद द अदर पर्सन्स टीम जिनको हमने गाड़ी बेची है। उन्होंने बोला एक बार जतिन से मेरी बात करा दीजिए। हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे आए 7:13 पे शाम की कॉल है। 7:16 पे वो 10.5 करोड़ रुपए की ट्रांज़ैक्शन कंक्लूड हो चुकी थी। इट टूक अस 3 मिनट्स फॉर 2 promoters टू कंक्लूड द ट्रांज़ैक्शन because he knew the way we function, we knew the way he functions. So it did not take more than 3 minutes. बट ये नॉर्मली ओकेजनल होती हैं 3 मिनट्स, बट हमने प्राइसिंग ऐसी रखी हुई है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। अगर मेरे पास एक तरीका ये भी है ना कि आज मुझे कोई चीज़ 10 रुपए की बेचनी है तो मैं उसके 20 रुपए मांग लेता हूँ, 15 मांग लेता हूँ, 12 मांग लेता हूँ, और दिनों दिन, घंटों घंटों, महीनों महीनों बार्गेनिंग करते रहें। विज़ा विज़ उसकी दूसरी चॉइसेस कि हम उसके बहुत पास आ जाएं जिसके आसपास हमारे को क्लोज करना है ट्रांजैक्शन, तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस रहता है कि जो ये बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, आई कैन ट्रस्ट देयर वर्ड, सो लेट्स कंक्लूड इट। और वैसे ही वक्त की कमी है क्योंकि वो रोल्स रॉयस इसलिए खरीद पा रहे हैं क्योंकि वो अपने धंधे पे 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे देते हैं। सो सबके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने धंधे पे दीजिए। ये पेरिफेरीज के ऊपर गाड़ी खरीदना इज़ अ पेरिफेरी फॉर यू। उनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा वक्त अगर आप लगा देंगे तो आपके पास पैसे ही नहीं होंगे गाड़ी खरीदने के लिए। और अगर आपके पिताजी के पैसे हैं तो आप लगाइए कई दिन, कई घंटे, कई महीने, कोई दिक्कत नहीं है, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। न्यू मनी और ओल्ड मनी में कोई फर्क? एक तो होता है पुराने पैसे वाले जिन्होंने बिजनेसमैन है अलग लेवल के, एक न्यू मनी है कि अभी ताजा ताजा पैसा देखा है, उनके बिहेवियर में कोई डिफरेंस? सी उसमें टिपिकली क्या होता है कि जो ओल्ड मनी है एंड पीपल हु ऑलवेज बीन यूजिंग कार्ड्स, दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे नीड। मतलब उनको एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जब हम नए पैसे कमाते हैं, जब नई चीज़ें आपको शौक पूरे करने होते हैं, तो उन लोगों को आपको गाइडेंस देनी होती है कि यार ये चीज़ आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो आपको इस तरीके से करी जाएगी, और ये वाली चीज़, ये वाला प्रोडक्ट आपको ज़्यादा सूट करेगा। सो बेसिक डिफरेंस जो दिखता है मेरे को वो ये दिखता है। बट न्यू मनी टेक्स डिसीजंस वे क्विकर देन द ओल्ड मनी पीपल। वो सोच के समझ के आराम से डिसीजन लेते हैं बिकॉज ओल्ड मनी मीन्स ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स, पुरानी स्पीड। आज की जो नई जनरेशन है वो बहुत तेज़ काम करती है। हम अपनी बात करते हैं, हमारे पास अगर आप गाड़ी बेचने आएंगे, हमारी पेट टैगलाइन है यू कैन सेल योर कार टू अस इन 29 मिनट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री। हम 29 मिनट हमारे को ज़्यादा होते हैं हमारे लिए गाड़ी परचेज करने के लिए। हम 29 मिनट से के अंदर अंदर आपकी गाड़ी परचेज कर लेते हैं। आप आइए, अपनी गाड़ी बेचने आइए, वी विल बाय योर कार विद इन 29 मिनट्स। सर अब बात करते हैं टीम की, बिकॉज बिजनेस ओनर का सबसे, जैसे अभी अपन सुबह से बैठे हुए हैं अपना 1-1.5 घंटा अपने वैसे बैठे, अभी 1-1.5 घंटे से पॉडकास्ट भी चल रहा है। अभी आपका मैंने नहीं देख रहा कोई भी फोन बजता हुआ या कोई व्यक्ति आता हुआ, और इतना बड़े इंडिया लेवल पे काम हो रहा है एंड यू आर कंप्लीटली फ्री एंड फोकस्ड ऑन वन वर्क। सो ये तभी होता है जब एक कैपेबल टीम और कैपेबल कल्चर आप डेवलप कर लेते हो। तो उस पर आपके मैं थॉट्स जानना चाहता हूँ फॉर अपकमिंग बिजनेस ओनर्स या जो काम कर रहे हैं, कि हाउ डू यू हायर योर टीम और हाउ डू यू मैनेज योर टीम एंड व्हाट इज द कल्चर जो आपने बिल्ड किया है? देखिए, टीम को एम्पावर अगर आप नहीं करोगे तो आप ग्रोथ नहीं ले सकते। बड़ा बड़ा आसान है। हर टीम ओनर, हर प्रोमोटर को ऐसा लगता है कि मैं अगर ये काम मैं कर रहा होता तो मैं बेटर कर लूँगा। मेरी एफिशिएंसी से 20% एफिशिएंसी या 80% एफिशिएंसी पे काम चल रहा है जो मेरी जगह वो काम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को आपको रोक लेना चाहिए अगर आपको टीम बिल्ड करनी है। अगर आपकी एफिशिएंसी से 60% प्लस भी अगर काम कर रही है आपकी टीम, तो आई थिंक दैट इज गुड इनफ टू बिगिन विद। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चैंपियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज स्टार्टिंग 60% के ऊपर आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि हाँ 60 के बाद हम इम्प्रूव करते जाएंगे। हमने किस तरीके से अपनी टीम को बिल्ड किया है, वी बीन फॉर्चुनेट इन दैट डायरेक्शन। हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पहले
हमने पैशन देखा है फॉर द बिजनेस, फॉर ऑटोमोबाइल्स। हमारा पहला क्राइटेरिया होता है कि क्या आप पैशनेट हैं गाड़ियों के लिए, तो आप हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ 9 से 6 की शिफ्ट नहीं होती है। हम 8 बजे भी काम करते हैं, सुबह 7 बजे भी काम कर रहे होते हैं, रात को 11 बजे भी काम कर रहे होते हैं, 12 बजे भी काम कर रहे होते हैं। मैं आपको ये बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा कि अगर आपने बाई चांस रात को 2 बजे भी फ़ोन कर लिया ना हमारी सेल्स टीम को गाड़ी खरीदने के लिए, तो 100% कोई ना कोई फ़ोन उठाएगा। अगर आपने सुबह 6 बजे भी फ़ोन कर लिया तो वो फ़ोन पिक होगा। बिकॉज़ हम यहाँ पे पीछे 40 लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं सेल्स के लिए। आप अगर कॉल करते हैं तो 40 लोगों के पास इकट्ठी कॉल बजती है। उसमें से जो अवेलेबल होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, वो कॉल उठती है और वो माल बेचता है। सो स्पीड, I can categorically say speed wise we are one of the fastest automobile dealers or automobile people who are in the automobile business. We are the one of the fastest as far as the country goes. And fast के नुकसान भी होते हैं। तो मैं हमेशा अगर किसी से भी मिलता हूँ, कोई मुझसे पूछने आता है, तो फास्ट के नुकसान भी होते हैं और फास्ट के फायदे भी होते हैं। जैसे कहते हैं ना, आप सोच समझ के काम कीजिए। दूसरा होता है आप फास्ट डिसीजन लीजिए, जल्दी एग्जीक्यूशन कीजिए, जल्दी एग्जीक्यूट कीजिए उस काम को। तो जब आप फास्ट डिसीजंस लेते हैं तो आपको 100 फायदे होते हैं और 20 नुकसान होते हैं। नेट आप 80% प्लस में निकलते हैं। तो नुकसान कम है, फायदे ज़्यादा हैं। अगर आप क्विक डिसीजंस लेंगे इट विल बी गुड फॉर यू। जैसे मैं हमेशा नए जो बच्चे आते हैं हमारे पास पूछने के लिए कि मैं एक बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, मैं 1 साल से एक बिज़नेस के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, 2 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, 6 महीने से रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा उनको यही एडवाइस करता हूँ कि जो रिसर्च है उसके टाइम को कम कीजिए, टाइम बाउंड कीजिए और एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिए। धंधा इज 90% एग्जीक्यूशन एंड 10% विजन एंड थॉट प्रोसेस। और हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम इतनी मेहनत कर लेते हैं उसके ऊपर कि उसके लिए, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए जान ही नहीं बचती। मैंने 80% एफर्ट अपना रिसर्च पे ही लगा दिया कि मेरे में जान ही नहीं बची कि मैं धंधे के ऊपर लगाऊं। 20% रिसर्च पे और अपने एनालिसिस पे लगाइए, नहीं समझ में आता अगले पे जाइए। एग्जीक्यूशन 80% करना है, बिकॉज यू डोंट नीड टू रीइन्वेंट द व्हील। एप्पल ने कोई मोबाइल फोन मतलब कोई डिस्कवर नहीं किया है। क्या कहते हैं, इनोवेशन थोड़ी, मतलब इट इज नॉट डिस्कवरी ऑफ अ प्रोडक्ट। बेसिकली सिर्फ अपने एक प्रोडक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उसको और अच्छा किया है, शिद्दत से काम किया है। सो ऐसे बिजनेसेस सारे एग्जिस्ट करते हैं। आप कितनी शिद्दत से कितना अच्छा, कितना बड़ा बिजनेस और कितना हाई क्वालिटी बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। सर आपने जो लाइन कही उसको, इसका वो जो टेक्निकल टर्म उसमें यूज करते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस। ज्यादा एनालिसिस करते करते आदमी लकवा मार जाता है। बोले यार मतलब ये स्टॉक मार्केट में बहुत होता है कि यार मैं शेयर ले रहा हूँ, उसका एनालिसिस कर रहा हूँ, तो 1 रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट, 25 रिपोर्ट, 50 रिपोर्ट, कहता है यार रिस्की लग रहा है और रुकता हूँ। 6 महीने बाद वो करता ही रहता है। 5 साल से रिसर्च कर रहा है, खरीदा एक बार भी नहीं, वो शेयर भाग गया, पता ही नहीं चला। और कई बिजनेस जितने भी हैं, जैसे मैं शायद आपका बिजनेस में भी कुछ ऐसा ही है, चालू कुछ और किया था, बन कुछ और गया। जैसे जोमेटो चालू किया, वो लिस्टिंग बिजनेस था, वो बस लिस्ट देता था कि यार देख लो, और येलो पेजेस था। वो तो बाद में अब ये बन गया जो तुम देख रहे हो। करेक्ट। लेकिन अब आपके केस में भी शायद मेरे हिसाब से बिग बॉय टॉयज शुरुआत डे 1 ये नहीं था, आप कुछ और चालू के बाद बन गया। परिस्थितियां आपको लेके जाती जाती हैं, आप काम करते जाइए शिद्दत से, परिस्थितियां आपको वहां ले जाती जाएंगी। हम शुरू हुए थे गाड़ियां इंपोर्ट से। पहले हम शुरू हुए छोटी गाड़ियों से, फिर हमने बहुत सारी अलग अलग चीजें करी, बट इवेंचुअली द लार्ज बिजनेस व्हिच वी स्टार्टेड वाज इंपोर्टिंग ऑफ न्यू कार्स। वी यूज्ड टू इंपोर्ट ब्रांड न्यू कार्स। हम नई गाड़ियां इंपोर्ट करते थे फ्रॉम जापान, यूके, जर्मनी, इटली से, और सेकेंड हैंड गाड़ी एक्सचेंज में लेनी पड़ती थी हमारे को, जब हमारे को नई गाड़ी बेचनी होती थी। तो इवेंचुअली हमारे को लॉसेस इतने हो जाते थे उन छोटी गाड़ियों के अंदर या उन पुरानी गाड़ियों के अंदर कि हमारे को रियलाइज़ हुआ कि एक पुरानी कार का हमारे को अलग से एक अलग डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जितना पैसा हम नई गाड़ी में कमाते उतना नुकसान हो जाता है, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, समझ नहीं थी। और ये तो कोइंसिडेंस से ये बिजनेस था, और आज दिस इज द लार्जेस्ट बिजनेस ऑफ द ग्रुप। सर एक चीज है, मैंने एक रील देखी थी, और वो यू आर द बेस्ट पर्सन इन इंडिया टू आंसर दैट, कि दुबई में गाड़ियों का कलेक्शन तो मोटा मोटी सबके पास ही है, तो वहां पे कौन सुपीरियरिटी दिखाएगा कि यार मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं। वो सुपीरियरिटी दिखाने के लिए गाड़ियों के कलेक्शन से ज्यादा नंबर के कलेक्शन पे यकीन करते हैं, और कई बार जो नंबर प्लेट है वो गाड़ियों से भी महंगी बिक जाती है। सो इज दिस ट्रू? ऐसा होता है नंबर प्लेट्स का इतना करेक्ट, क्योंकि आप भी इंडिया में इस तरह का चीज करते हैं, इज दिस ट्रू? गाड़ियों से महंगी डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी, बट हाँ मैंने खुद खरीदा हुआ है। मैंने आज से जब हमने अपनी वर्कशॉप शुरू करी थी
कुछ साल पहले, तो उसके लिए मारुति इको खरीदी थी बेसिकली, स्पेयर पार्ट्स लाना जाना बाकी सारी चीज़ें। तो मुझे आज भी याद है 4,80,000 रुपए की गाड़ी थी और उस पर 5 लाख रुपए का नंबर हमने खरीदा था। 0001 हरियाणा में 5 लाख का आता था तब। 5 लाख का नंबर था, 4,80,000 रुपए की गाड़ी थी। सो मैंने खुद भी किया हुआ है ये, और कई केसेस में होता है। सी नंबर्स, या मुझे नहीं लगता कि सुपियोर मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कुछ भी ऐसा, ये शौक है। मतलब यू लाइक द कलर ब्लैक, आई लाइक द कलर वाइट, और मुझे गाड़ियों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे कपड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक लेट्स से आज कई लोग हैं जिन्हें कपड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कई लोग हैं जिन्हें घड़ियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कई लोग हैं जो घड़ियों के लिए क्रेजी हैं, कई लोग हैं जिनको गाड़ियों में इंटरेस्ट नहीं है, कई लोग हैं जिनको मोबाइल नंबर्स में इंटरेस्ट है या गाड़ियों के नंबर में इंटरेस्ट है। सबके अपने अपने पैशन हैं। जब आप पैसे बनाते हैं तो आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। मुझे बचपन से नंबर्स का शौक था। मतलब मेरे पास मोबाइल नंबर्स और गाड़ियों के नंबर्स की कलेक्शन, जैसे हमारे पास एक हमारी नई कंपनी है, उसका डोमेन इज़ अ वेरी प्रीमियम डोमेन। इट इज़ CARS, cars.co.in। बाकी डोमेन्स अगर आप देखेंगे तो कार से आगे कुछ हैं, चाहे वो कार्स 24 है, कार वाले, कार देखो, बट कार्स डोमेन मैंने 13 साल पहले खरीदा था कि मैं इस पे बिजनेस बिल्ड करूंगा। वो आज एग्जिस्टेंस में आया है, लगभग कुछ महीने पहले हमने नई कंपनी शुरू करी है अपने। सो ऐसी सी कलेक्शन मैं शुरू से कलेक्ट करता जा रहा हूँ। आज वो कलेक्शन बहुत बड़ी हो गई है। ऐसा नहीं मैंने बहुत पैसा खर्चा है, मैंने ठीक ठाक मैंने भी इन्वेस्टमेंट करी है, बट आई टुक इट लाइक मेरा पैशन है, मैं इसको और बड़ा करना चाहता हूँ, और मैंने अपने लिए और यूज़ करने के लिए, मतलब मैंने ये सारी चीज़ें अपने यूज़ करने के लिए ली हुई हैं। मुझे दिखाने का कोई शौक नहीं है कि मैंने ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, नहीं, मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास एक मोबाइल नंबर, मतलब कई सारे मोबाइल नंबर हैं। मतलब अमूमन हमारी सारी टीम, मतलब हमारे पास 100 मोबाइल नंबर ऐसे होंगे जो शुरू में 99999 7 टाइम्स 9 से शुरू होते हैं। जैसे हमारा 8 बार 9 83 इज़ आर मेन बोर्ड लाइन नंबर फॉर बिग बॉय टॉयज। अगर आपको कॉल करना है, अगर आपको गाड़ी सर्विस पे भेजनी है हमारी, तो 8 बार 9 64 पे आप कॉल करेंगे। अगर आप हमारे को CCI हमारा जो ब्रांड है, अगर आप अपने उसके ऊपर कॉल करना है, तो उस पर अगर आपको रीच आउट करना है तो 8 बार 908 है वो। सो ऐसे ऐसे करके हमने, क्योंकि हमारे को शौक था, इसलिए एक एक करके कलेक्शन बढ़ती गई। आज वो कलेक्शन की वैल्यू लगभग 15-20 करोड़ रुपए है। अगर आज हमारे को नंबर्स एंड डोमेन्स एवरीथिंग पुट टुगेदर 15 करोड़ से 20 करोड़। ये पैशन प्रोजेक्ट है अपने आप में या एक सीरियस बिजनेस है? ये एक जमाने में सीरियस बिजनेस था, बट उसको इसलिए बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया था क्योंकि रियल बिजनेस चाहिए था, और अब वो दोबारा हमारा सीरियस बिजनेस बनने जा रहा है। 2007 में हमने 1,82,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। ये मोबाइल नंबर्स पहली बार सीरीज आई थी खरीदने के लिए। नंबर दिल्ली की सीरीज होती है 98100, जो सबसे पुरानी सीरीज थी, बॉम्बे की 98200, दिल्ली में पहली बार सीरीज आई थी 9999। तो हमने ये 7 टाइम्स 9 9999999, मतलब 7 नाइन्स इन द बिगिनिंग, XYZ 001, 8 टाइम्स 9 01 02 03, ऐसे करके हमने लगभग 1300 मोबाइल नंबर्स खरीदे थे, और वो आउट ऑफ पैशन को कन्वर्ट किया प्रोफेशन अगेन, और वो नंबर्स हमने बेचने शुरू किए थे। दैट वाज द फर्स्ट बिजनेस मॉडल फॉर नंबर्स एज फार एज अ कंट्री गोज। और वो नंबर्स हमने 1,82,00,000 रुपए के खरीद के ऑलमोस्ट 6-7 करोड़ 8 करोड़ रुपए के बेचे थे। तो वो 3-4 करोड़ रुपए की कैपिटल हमारी उन नंबर्स से निकली थी, जो हमारे को फर्दर हेल्प किया और बिजनेसेस बिल्ड करने में। सो ज़्यादातर बिजनेसेस जो मैंने किए हैं वो मेरे पैशन से रिलेटेड हैं, और वो पैशन कन्वर्टेड इनटू प्रोफेशन है। सो नंबर्स तब उस ज़माने में हमने किया, और मुझे फटाफट नंबर्स बेचने थे। क्यों बेचने थे? बिकॉज मुझे सीरियस बिजनेस में जाना था। तब इसको बिजनेस ही नहीं कंसिडर किया जाता था, सीरियस तो बात ये शौक किया था, और वो नंबर्स खत्म हो जाने थे इवेंचुअली। और वैसी सीरीज ना उससे 15 साल पहले आई थी, और ना 15 साल बाद दोबारा आनी थी। सो हमने डोमेन नंबर जैसा गेम होता है, कई लोग करते हैं डोमेन खरीद लेते हैं सस्ते बंदे, और फिर उसको जो वैल्यूएशन आती रहती है उसको नहीं, तो उस तरह का बिजनेस है। या जिसने A.com रखा हो उस जमाने में, तब तो हम स्कूल जाते थे, मैं समझ ही नहीं थी। B.com, AB.com, BBT.com आज अगर मेरे को मिल जाए, BBT.com इज अ बैंक। आज वो लेट्स से cars.com की हम बात करते हैं, cars.co.in है हमारे पास। cars.com इज अ $2.5 बिलियन बिजनेस इन आई थिंक UK की कंपनी है। मैंने 7-8 साल पहले देखा था लास्ट, मैंने देखा नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की कंपनी है जो लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है cars.com। हम हैं cars.co.in। सो जिस जमाने में आपने वो इन्वेस्टमेंट्स कर ली, वो चीज़ मिल ली। अब जैसे कहते हैं ना, गुड़गांव में जिसने 1980 या 1990 में प्लॉट खरीदा था 200 रुपये गज, 500 रुपये गज, आज वो 100x है, 1000x है। इसे फन फैक्ट बताता हूँ एक। जैसे क्या होता है, हर कंट्री का एक कोड होता है डॉट में। जैसे मान लो अपन आता है ना, इंडिया का क्या है
IN, करेक्ट, US क्या ब्रिटेन का क्या है .UK, .co.uk, .US या जी। .in। तो ऐसे करके एक कंट्री है, कोई छोटा सा कहीं देश है, मैं नाम भी भूल गया, एंटीगुआ है जाने क्या, ऐसा कोई अजीब सा नाम है, छोटा सा देश है इतना सा, लेकिन उसको क्या नंबर मिला .ai। तो अच्छा, अब उसकी किस्मत खुल गई है पिछले 5 साल से। अच्छा। उसके अब जैसे मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया के डोमेन लेने तो कैसे लूंगा मैं। आपने मुझे 5 साल लेट बताया, 5 साल हाँ, पहले बताते अरे तो सर डॉट अभी भी AI खूब है में दबा के, अभी भी अब खूब अभी है। भी अभी उसने जो जो उसमें पुराने डोमेन जिन्होंने लिए हुए हैं, अब हम्म, जो वहां से रजिस्टर्ड कर रहा है, हम्म। जैसे मान लो वही वाली बात है कि पहले कोई अगर $1000 में ले रहा था, तो आज वो $10,000 में बेच रहा है, शायद आगे 5 साल बाद वो $1,00,000 में बेचे। मैं इस डॉट पॉडकास्ट ए आई। कंप्लीट करते ही चेक करता हूँ कि cars.ai मिलता है कि नहीं हाँ हाँ हाँ, मिलता। वो पक्का कंट्री है प्रॉपर, और मिल रहा है, मिल जाएगा, क्या पता मिल जाए, करेक्ट, किसी ने लिया होगा, रीसेल मिल जाएगा, बहुत सही मिलेगा आपको। बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। डन। सर आपका मोबाइल नंबर जो आपका बिजनेस था उस समय, जो आपने 8 करोड़ में किया, कोई एक नंबर ऐसा जो, नंबर तो नहीं पर कितने रुपए में हाईएस्ट आपने वो नंबर बेचा? एक 9x9 रेपुटेशन का नंबर था जो मैंने खरीदा था लगभग 1,10,000 रुपए में, हम्म और दैट इज द लार्जेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच हैव मेड इन अ सिंगल ईयर। हम्म मे बी 1.5 years, 18 months शायद लगे थे उसके अंदर, बट इट वॉज डेफिनेटली लिटिल मोर देन 1 year एंड लेस देन 2 years का वो स्पैन था। 1,10,000 रुपए का मैंने खरीदा था और मैंने 30 lakhs का बेचा था। 30 लाख में? हाँ जी, तो ऑलमोस्ट 27x, 26x, 25x, वॉट एवर एक्स जो निकलता है वो हमने 2007 की बात है, ये 7 में सो मैंने बेटर देन बनाया एनी स्टार्टअप, आई वुड से बेटर देन एनी शेयर। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स एक बार इस पे भी ध्यान लगाओ, ये भी बहुत ROI वाला गेम है। है। ठीक है सर, अभी एक और चीज है सर, आपकी मार्केटिंग है, मतलब क्या लोग दीवाने हैं, इसलिए अभी मेरी टीम ही मेरे से भी ब्रेक में बात कर रही थी कि सर की गाड़ियां बहुत सारी उसमें म्यूजिक एल्बम में भी आती है, वो क्या सीन है सर, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म रहता है, या कौन कौन म्यूजिशियन लेते हैं, या क्या रहता है उसमें? सी, म्यूजिक इंडस्ट्री में हमारे कस्टमर्स हैं वो एक अलग मुद्दा है, बट हम्म हमारा सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रेक थ्रू फॉर मार्केटिंग वाज म्यूजिक वीडियोस। हम्म हमारे पास कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स आए कि हमारे को गाड़ी उस ज़माने में रेंट पे दी जाती थी। हम्म हमने पहला गाना रफ्तार के साथ किया था, रफ्तार एंड सुखी वाज द वन। सेकंड हमने बादशाह के साथ किया था। वो हमारे पास आए कि हमारे को रेंट पे गाड़ी चाहिए या हम आपको उसके चार्जेस दे देंगे, आप गाड़ी हमारे पास दे दीजिए, वील पे यू फॉर द कार एंड आप उसके चार्जेस लीजिएगा। हाँ, थोड़ी सी गाड़ी चलेगी या नहीं भी चलेगी, हमारे को म्यूजिक वीडियो में कवर करनी है। उस टाइम पे लैम्बोर्गिनीज, फरारीज और बाकी सारी चीज़ें जो हम्म पॉप कल्चर है। सो हमने उस छोटी लालच की जगह कि 2-4-5 लाख हमारे को मिल जाएंगे, उसकी जगह हमने उनसे मार्केटिंग मांगी कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे बट हमें मार्केटिंग दीजिए, हम्म हमारी प्लेट्स लगाइए, हमारा ब्रांड को इन्हांस कीजिए, टी शर्ट्स BBT की पहनिए या कोई भी चीज़, हम वाइन बॉटल पे BBT का लोगो, मल्टीपल थिंग्स विच वी हैव डन विद देम। It gave us one of the largest breakthroughs, and that was the almost practically no investment involved. हम्म इन्वेस्टमेंट कितनी थी कि यहाँ से गाड़ी गई, ट्रक पे लोड होके जाती है, वहाँ खड़ी हो जाती है, वापस आ जाती है। सो आज तक की अगर मैंने ब्रेक थ्रू अगर किया है तो दैट वाज आवर ब्रेक थ्रू एज फार एज मार्केटिंग इज कंसर्न्ड। सो हम ऐसे हमने ब्रांड बिल्ड किया, और वो यूथ के पास जो सबसे ज़्यादा ब्रांड पहुंचा है वो इन्हीं म्यूज़िक वीडियो से पहुंचा है। तो कैपिटल तो राहुल जी कभी भी नहीं होगी हमारे पास जब हम काम शुरू करेंगे, बट आप कितने इनोवेटिव तरीके से आप अपने मार्केटिंग और सेल्स को आप या रीच आउट करते हैं मोर एंड मोर पब्लिक, आई थिंक आपका बिजनेस की ग्रोथ उसके ऊपर डिपेंड करती है। और अक्सर मैंने कुछ स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से सुना है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो आप हर प्रॉब्लम के ऊपर पैसा फेंकते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, बट जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो आप इनोवेटिव तरीके निकालते हैं। सो हमने भी जो एग्रीगेशन मॉडल निकाला है वो इनोवेटिव तरीका है। शायद मेरे पास 1,000 करोड़ रुपए की FD होती लाइक आर पियर कॉम्पिटिटर्स, तो मैं शायद इस तरीके पे कभी जाता ही नहीं। सो आज जितनी प्रॉब्लम्स आपकी बड़ी होंगी उतने बड़े सोल्यूशंस आप निकालेंगे। और इनोवेटिव थिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Yeah, and that comes with practically no money in the account or less money in the account. Trust me, I've seen multiple cycles. When you have a lot of money, that innovative thinking, I don't know कहाँ चली जाती है वो, मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल फीलिंग है,
वो एकदम सही छुट्टी सर, पे चली एकदम- जाती है। एकदम सही, एकदम सही। जैसे ही आपको जहाँ- आप रियलाइज करते हो ये चीज? 100% सर, 100%। मतलब जो आप 10 साल पहले जब आपने शुरू किया, 15 साल पहले आपने शुरू किया, जो इनोवेटिव सोच तब होती थी हमारी, आज भी हम इनोवेटिव सोचते हैं, बट वो वाली इनोवेशन अलग लेवल वो थी। वाली चली, वो जो कहते हैं ना कि एक एक्चुअली सर ब्रेन को है ना, ये ब्रेन ऐसे ही काम करता है। ब्रेन को का आप टारगेट दिया कि ये चीज चाहिए, तो ब्रेन कहता है तेरे पास क्या है, तो आप बोलते हो कुछ नहीं है, तो फिर कहता है अच्छा फिर ढूंढ दो कुछ। तो और फिर ब्रेन को आप बोलते हो कुछ है क्या, बोला पड़ा ना पैसा, बोल लगा इसको। तो Correct. कहने का मतलब है कि Correct. ब्रेन कंस्टेंट में ही काम करता है। दुनिया के सारे बड़े इनोवेशंस, दुनिया की, अच्छा ये मैं अभी आपने कहा है, मेरे दिमाग में आइडिया है, फुर्सत में कभी इस पे वो करूंगा मैं। मुझे ऐसा लगता है जितने भी आज तक पेड मार्केटिंग कैंपेन हुए हैं, उससे ज्यादा सफल हुए होंगे कम मार्केटिंग वाले कैंपेन, Yes. जिसपे पैसा नहीं लगा है, वो ज्यादा सक्सेसफुल चीजें हुई सर, हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ Mother of इन्वेंशन। invention। ये जो सारी चीजें, ये जो फ्रेजेस बने हुए हैं, ये सोच समझ के किसी रीजन की वजह से बने हुए हैं, ऐसे नहीं बने हुए हैं। सो जब आपके पास नहीं होती चीजें, आप इनोवेटिव तरीके से करते हैं। एंड ट्रस्ट में, जो हमने नॉन पेड मार्केटिंग करी है, ज्यादातर हमारी नॉन पेड मार्केटिंग है, क्योंकि पैसा था ही नहीं। हाँ, हाँ। और मुझे पैसा, देखो मुझे पैसा क्यों चाहिए था, मुझे गाड़ी खरीदने के लिए कैपिटल चाहिए थी। जब तक मैं गाड़ी नहीं खरीदता, मैं गाड़ी बेचता कैसे? इसलिए मैंने अपनी कैपिटल को बहुत कंजर्व किया है। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। मैंने 2011 में एक फैंटम खरीदी थी, रोल्स रॉयस फैंटम 2011, सिर्फ 600 किलोमीटर चली हुई। मेरे अकाउंट में उतना बैलेंस था और साइकोलॉजिकली मैं उतना प्रिपेयर्ड था, मेरे पास पैसे थे कि मैं वो फैंटम अपने लिए पर्सनल यूज के लिए रख सकता था लेस देन 1 मिनट में। बट मैंने चूज किया कि मैं उस पैसे से और गाड़ियां खरीदूंगा, लेकिन अपने लिए गाड़ी नहीं खरीदूंगा। अगर मैं वो अपने लिए वो कैपिटल ब्लॉक कर लेता, तो वो कैपिटल, वो 2 ढाई 3 करोड़ रुपए की कैपिटल हर महीने मुझे 10 15 20 लाख रुपए जो देती, वो नहीं, वो स्टॉप हो जाता। तो उसके मैं, क्या मेरे लिए वो राइट डिसीजन था या रॉन्ग डिसीजन था? मैंने इवेंचुअली अब 2-4 साल पहले जाके वो गाड़ी खरीदी है, जो मैं 2011 में खरीद सकता था, क्योंकि वो पैसे से मुझे, अगेन एज आई टोल्ड यू, जितनी इन्वेंट्री आपको दिखती है, अकेला मैं काम नहीं कर रहा हूँ, हमारी 175 आदमी की टीम काम कर रही है, और 150 गाड़ियां भी तो काम कर रही हैं रोज कैपिटल बिल्ड करने में। सो हमने ये डिसाइड किया कि नहीं खरीदेंगे, और 10 साल बाद जाके वो चीज खरीदी, बिकॉज दैट कैपिटल वॉज नीडेड टू बिल्ड द बिजनेस, और दैट मनी वॉज नीडेड टू बिल्ड द बिजनेस एज वेल। मैं उस पैसे से अपने ऊपर 3 करोड़ रुपए खर्चूं, 2 करोड़ रुपए खर्चूं। 2011 में मैंने चूज किया कि मैं 2 करोड़ रुपए मार्केटिंग पे खर्चूंगा, मैं रोडीज को स्पॉन्सर करूंगा, मैं स्प्लिट्सविला को स्पॉन्सर करूंगा, मैं एड्स चलाऊंगा, मैं अखबारों में एडवर्टाइज करूंगा, मैं ऑटो एक्सपो करूंगा, सो दैट आई रीच टू अ बिगर audience. And that's what we chose, and probably that's what differentiates us to the other people who are in the same business. बिकॉज सर ये गेम है एस्पिरेशन का। लग्जरी गाड़ी इज ऑल अबाउट एस्पिरेशन। यूटिलिटी तो नहीं, यूटिलिटी के लिए तो आदमी कुछ भी ले लेगा। ये गेम एस्पिरेशन का है, और आपने वो सारी चीजें, म्यूजिक वीडियो में आज भी एस्पिरेशन देखता है, यार ऐसी गाड़ी ऐसा हो। स्प्लिट्सविला में आदमी एस्पिरेशन देखता है। तो सारी चीजें राइट जगह गई, सारी जगह काइंड ऑफ मोस्ट ऑफ द केस में कम, या तो फ्री में गई या कम पैसे में गई। और ये सब तब हुआ जब पैसा नहीं था। पैसा आने के बाद तो आदमी कहता है यार नहीं करेंगे। मतलब ये मैं कहता हूँ कैमरे पे, भाई साहब इसको नोट करो, इसकी क्लिप काटो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कम पैसा होगा, ज्यादा दिमाग चलेगा, ज्यादा मार्केटिंग जाएगी। तो जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, पैसा नहीं है तो ज्यादा कर पाओगे, इस बात को ध्यान रखो। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ ना आपको। हाँ। मतलब मैं गाड़ी खरीदता हूँ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ व्हाटएवर, मैं गाड़ी खरीदता हूँ और फिर बेचता हूँ, ठीक है। अब मुझे सामने वाले, आपसे मैं गाड़ी खरीदने आया हूँ, मुझे बेइज्जती महसूस होती है ये बोलने के लिए कि मैं आपसे गाड़ी खरीदूंगा नहीं, मैं पहले आपसे गाड़ी अंडरराइट करता हूँ, या मैं आपकी गाड़ी बेच के आपको पैसे दूंगा। मुझे अजीब लगता है ये चीज बोलते हुए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब पैसे बहुत होते हैं आपके पास, तो आपको इज्जत बेइज्जती के बारे में आप सोचते हो, बट द राइट आंसर इज, मैं आज if I can say scale from 50 cars to 100, maybe 150, maybe 200 with capital, बट विदाउट कैपिटल अगर मैं ये कर लेता हूँ, मैं एग्रीगेशन मॉडल में, जैसे जोमेटो आपको माल बेचता है आपका, उसके बाद पैसे देता है। अमेजोन के ऊपर जितने प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, वो अमेजोन की इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इन्वेंट्री उनकी नहीं है। अगर वो मैं कर लेता हूँ एग्रीगेशन, तो मैं 1000 प्रोडक्ट महीने के बेच सकता हूं। देयर इज नो कंस्ट्रेन। अगर कंस्ट्रेन खत्म होंगे तभी तो कंपनी स्केल होगी 200x 200x 50x। अब मुझे बेइज्जती महसूस होती है, पहले मुझे बेइज्जती महसूस नहीं होती थी जब पैसे नहीं थे, आज पैसे हैं तो बेइज्जती महसूस होती है। इन सारी चीजों को जब आप ओवरकम करोगे तो कहीं पहुंचोगे। आज हमारे को बिजनेस मॉडल चेंज करना है, हमारे को एग्रीगेशन में जाना है, हमारे को पहले बेचना है फिर खरीदना है।
आप बताइए ना, जितनी गाड़ियां आएंगी, आज कोई कंस्ट्रेन ही नहीं है, आप जितना मर्जी आप 1,000 करोड़ का महीने का बिजनेस कीजिए, आप कर पाएंगे, और मैं करके दिखाऊंगा आपको। 250 से 350 करोड़ का हमारा एक्सपेक्टेशन है, और एक्सपेक्टेशन नहीं है, दैट्स द माइंडसेट गिवन, दैट्स द नंबर एक्सेप्टेड अक्रॉस माय टीम विद इन कपल ऑफ मंथ्स। जो मंथ्स 12 महीने से 24 महीने के बीच बीच में आएंगे ना, वो 24 क्रॉस करेंगे ना वो 12 से कम जाएंगे। हम 250 से 350 करोड़ के बीच का आपको मंथली रन रेट दिखाएंगे। बीबीटी में ये नई चीज होने वाली है और पहली बार आप इसी पॉडकास्ट पे उसको सुन रहे हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैंने भी मार्केटिंग कर दी। ठीक है सर, अब बात करते हैं सर आपकी बिजनेस फिलोसॉफी वगैरह की। जैसे एक तो चीज मेरे सवाल था, आपने पहले ही आंसर दे दिया कि आपका जो बिजनेस है अगर जैसे ही असेट लाइट हो जाएगा आपका नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा और आप जा ही रहे हैं। एक सर एक माइंडसेट शुरुआत से दिखता है आदमी का। आपने ये शोरूम जो बनाया इस समय एशिया का बिगेस्ट शोरूम है, तो ये बनाने के पीछे आपकी क्या मेंटलिटी थी उस टाइम कि ब्रांड अपग्रेड करना था, लग्जरी करना था, व्हाट वाज इट? मैं शोरूम से पहले आपका जो एसेट लाइट वाला क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करता Please, हूँ एक please. बारी। डू यू नो, क्योंकि मैंने आपको बताया हम 2-3 करोड़ रुपए रोज की कलेक्शन करते हैं, तो 2-3 करोड़ रुपए की रोज की बाइंग करते हैं। ठीक है। यू वुड नॉट बिलीव, इस पैसे को इकट्ठा करना, क्योंकि अगेन पैसे कभी थे ही नहीं, इस पैसे को रोज इकट्ठा करना और रोज डिप्लॉय करना टेक्स 70% ऑफ मी पर्सनली जस्ट ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। जब ये मैं कैपिटल को रिमूव कर दूंगा, कैपिटल की बॉटल नेक को रिमूव कर दूंगा, जिस तरीके से अब हम कम काम करने जा रहे हैं, मेरी एफिशिएंसी जो 30% है वो 80% पे जाएगी। मैं रियल काम करूंगा, रियल धंधा है गाड़ी बेचना, ना कि पैसे इकट्ठे करना। सो हाँ, आर एफिशिएंसी, माई एफिशिएंसी एंड आर टीम्स एफिशिएंसी इज गोइंग टू गो मल्टी फोल्ड्स. So and this is what we've cracked now, and this is what we are going to do. So efficiency wise ही 2-2.5 गुना तो हम वैसे ही कर लेंगे। 50 करोड़ 60 करोड़ को 2-2.5 गुना का मतलब ही 200 करोड़ हो जाता है, 150 करोड़ होता है। हम तो सिर्फ 250 से 350 के बीच का टारगेट लेके चल रहे हैं। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड बहुत जल्दी होने वाला। और दूसरा, जब आपके पास 25 गाड़ियां, जैसे मैंने आपको बताया था GLS X7, अगर 25 गाड़ियां होंगी टू चूज फ्रॉम, हरी पीली नाली काली नीली पीली, जितनी चाहिए आपको, जोन सा कलर सोचोगे वो अवेलेबल होगा। इट विल बी ईजियर, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है व्हाइट मेरा वास्तु के साथ सूट नहीं करता, मुझे ब्लैक सूट करता, मुझे ब्लैक लेना है, ग्रे नहीं सूट करता, मुझे वो लेना है, और हमारे पास ग्रे है। जब प्रोडक्ट 4 होंगे तो लिमिटेशंस और 24 होंगे तो ऑटोमेटिकली द वॉल्यूम्स आर गोइंग टू ग्रो एक्सपोनेंशियल, एंड दैट्स द टारगेट। और एक और चीज सर, मैं जिसमें यही आपने जब कही ना, तो अभी मेरा दिमाग पे काम करा। बिजनेस ओनर जब सबसे बेस्ट प्रोडक्टिव होता है जब वो फ्री होता है। Yes. और अगर आप 70% टाइम इसमें बिजी हैं तो वो बहुत सारी ऐसी ग्रोथ जो बीबीटी में छुपी है वो नहीं दिखती। लेकिन अगर अब आप फ्री हो जाएंगे तो बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन आप करने लगेंगे। हो गए सर। और डाइवर्सिफिकेशन की बात मैं आपसे कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं अभी देख रहा हूं कि अब ये भी करते हैं वो भी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने रिसेंटली करी cars.co.in, उसमें आप कुछ एक नई चीज करने वाले हैं, वो क्या है? सो हमारी जो ये लर्निंग है, cars.co.in हमारा नया बच्चा है। ठीक है। पहला बच्चा बिग बॉय टॉयज है, नया बच्चा, लेटेस्ट बच्चा, वन ऑफ द लेटेस्ट किड्स ऑन द ब्लॉक इज CCI। सो CCI के अंदर हमने इस बिजनेस को चेंज किया। I'll explain it to you कि हम करते क्या हैं। हम 70 लाख रुपए से लेकर गोज ऑन, जो भी हाईएस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल इन द कंट्री, हम वहां तक जाते हैं, बट मिनिमम बेंचमार्क इज अबाउट 60-70 लाख रुपए। अब 30 लाख से लेकर 60 लाख रुपए के बीच का जो प्रोडक्ट था वो हमारे से छूटता था। मैं बताता हूँ क्यों छूटता था। क्योंकि 70 लाख से ऊपर हाई मार्जिन लो वॉल्यूम बिजनेस है, और 70 लाख से नीचे लो मार्जिन हाई वॉल्यूम बिजनेस है। टेम्परामेंट ही अलग है, कंपनी चलाने का तरीका ही अलग है। 2 बार मैं कोशिश कर चुका हूँ इसको चलाने की, इसको शुरू करने की, 2 बार फेल हो चुके हैं हम। ये तीसरा अटेम्प्ट है और फाइनली हम सक्सीड किए हैं। सो जब आप, अब होता क्या है कि 3 सीरीज 5 सीरीज बेचना बहुत आसान काम होता है। जब आप 3 सीरीज 5 सीरीज, आपकी वो मेन टीम अगर आपकी 3 सीरीज 5 सीरीज में बिजी हो जाती है तो रोल्स रॉयस निगलेक्ट हो जाती है, बिकॉज वहाँ कंसिस्टेंट फॉलो अप चाहिए होता है। आपकी बेंटली निगलेक्ट हो जाती है। सो हमने अलग ब्रांड बनाया है, अलग मैनेजमेंट, इंफ्रा सेम है। सो कॉस्ट ऐड नहीं करिए, सिर्फ मैन पावर एक्स्ट्रा कॉस्ट है फॉर CCI। एंड उसके अंदर हम एग्रीगेशन मॉडल पे ही शुरू हुए थे। वी वुड नॉट इन्वेस्ट, वी विल सेल दीज कार्स फॉर द कस्टमर्स। एंड आज कुछ महीनों के अंदर अंदर वी हैव almost reached to a level wherein we are doing about 15 to 20 crores of monthly business on that
ऑन CCI। और ये CCI से ही लर्निंग है जो हम BBT में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। 15 दिन पहले अगर आप मुझसे पहले मिले होते और आज मतलब दी हैप्पीनेस कोशेंट इज ऑन अ डिफरेंट टैंजेंट ऑल टुगेदर। सो CCI की लर्निंग कमिंग टू BBT एंड नाउ वॉल्यूम्स इज वेयर वी आर गोइंग टू पुल। सो CCI एंड BBT का डिफरेंस इज 30 लाख से 70 लाख के बीच में आपको कुछ चाहिए तो आप CCI पे आएंगे, 70 लाख से अबव आपको चाहिए तो आप BBT पे आएंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है आप टेलीपैथी जानते हैं, मेरा हर अगले सवाल का आंसर आप एक सवाल पहले देते हैं। मेरा अगला सवाल ये था कि आप सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में डील करते हैं, जी। मास सेगमेंट तो आपसे छूट ही जाता है। करेक्ट। उससे पहले आपका आंसर आ गया कि देख भाई प्रीमियम तो आज तक कवर कर रखा था और मास भी अब अपन है। तो कुल मिला के मैं बात करूं कि कार्स जो CCI है आपका cars.co.in, वो CCI आपका है कि भाई 30 लाख से 70 लाख की जो मास गाड़ी है Yes. वो इधर आ जाओ, करेक्ट। और जो प्रीमियम गाड़ी है 70 से ऊपर की वो BBT में आ जाओ जैसे चल रही है। और दोनों मॉडल जो आउटराइट बिजनेस पे थे वो प्लेटफॉर्म मॉडल पे आ गए। तो Yes. मुझे अगर 30 से 70 के बीच में गाड़ी खरीदनी है, cars.com पे CCI पे जाऊंगा, मुझे वहां पे मिल जाएगा, बेट कर लूंगा, काम खत्म। और मुझे उससे ऊपर की चाहिए तो मैं उधर चला जाऊंगा। और दोनों केस में आप हो जाते हो फ्री। नहीं, बिड नहीं करूंगा। अच्छा। CCI पे जाऊंगा, गाड़ी पसंद करूंगा, क्रेडिट कार्ड डालूंगा, बुक करूंगा, खत्म। ऑक्शन और बिड एक अलग बिजनेस मॉडल है हमारा। अच्छा, तीसरा एक और है। ये एक और सर है। उस पे आओ। ये क्या हो रहा है? तो पहले CCI और तो BBT। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें से एक लाइन आप बीच में रोको। अपने पॉडकास्ट की बातचीत चल रही है पिछले 6 महीने से, साल भर से। यस। पर ये हो रहा है इस दिन है जब आपको इतनी सारी चीजें रिवील करनी है। तो क्योंकि राइट अगर अपन टाइम। 6 महीने पहले कर लेते ये पॉडकास्ट, Correct. तो अपन वही पुराने BBT की पुरानी बातें कर रहे होते। Correct. और जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होता आपका सब कुछ बदल चुका होता। करेक्ट। तो अब जब सब कुछ नया नया है तभी अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। सो आप होता है ना कि जब आप काम करते जाते हैं, आज नई BBT है। हाँ। मतलब जिस BBT को आप 1 साल पहले जानते थे वो बिल्कुल डिफरेंट थी, और आज जिस BBT को अगले 1 साल में आप जानेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट BBT होने वाली है। और ये मेरा फेवरेट BBT का पार्ट है। या ये जो लाइफ स्पैन है ना, अब मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था अपनी लाइफ में जब मैंने 2005 में डूबी गाड़ियां खरीदी थी और उनको तैयार किया था। डूबी मर्सिडीज S क्लासेस फ्रॉम बॉम्बे, एंड 24 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किया था। 25 लाख रुपए हमने एक 1.5 महीने में कमाए थे। और आज ये वाला फेज है BBT का जो सबसे एक्साइटिंग है। बीच में हम, अगर आप बीच की बात करोगे तो हम ऑपरेटर थे। आज हम इनोवेटर हैं। और मतलब द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट वाज 2005-6, rather 7 also when we were doing numbers, and is 2025. So and 24-25 both put together. So ये जो सारी इम्प्लीमेंटेशन आ रही है 24 और 25 का निचोड़ है जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। So CCI we have cleared, BBT we have cleared, now is auctions. Auctions is कुछ गाड़ियां जो हम सब डिजायर करते हैं लेने के लिए, कुछ चीजें जो हम डिजायर करते हैं लेने के लिए जो अवेलेबल नहीं है, वो हम ऑक्शन प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, जिनका प्राइस जब डिजायर ज्यादा होता है देन द सप्लाई, तो उसका प्राइस जिसने लेनी है वो डिसाइड करे। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? सही बात। जैसे मेरे पास मैंने आपको विजय माल्या जी की गाड़ी का एग्जाम्पल दिया। दैट वाज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर एन ऑक्शन, बट तब तक हमारे पास प्लेटफॉर्म ही नहीं था और हम एडवांस ले चुके थे। अब उससे लर्निंग हमारी ये है दैट वी विल कम अप विद एन ऑक्शन प्लेटफॉर्म। हम उसको अगले 10-15 दिन के अंदर अनाउंस करने वाले हैं। हम सेलिब्रिटी कार्स को ऑक्शन करने जा रहे हैं। आज कार used by Rohit Sharma, a car used by Surya Kumar Yadav, a car used by Dinesh Karthik will be available to general public. They can just go onto the platform. It will start from a reasonable price level and the demand is going to decide the price of the product. चाहे वो Honda City होगी, चाहे वो उनकी Range Rover होगी। So जो पहले 2 products हैं जिससे हम auction launch करने जा रहे हैं is Range Rover SVR owned by Dinesh Karthik. And there is another Mercedes which is owned by Dinesh Karthik, and multiple more celebrities and more people, influential people, जिनके products general public खरीदना चाहेगी। उसमें गाड़ियां हैं, उसमें मोबाइल नंबर्स हैं, उसमें गाड़ियों के नंबर हैं। तो ये सारी चीजें जो उसमें बाइक्स अभी तो नहीं है। मैं धोनी की कोई बाइक हो तो लेना चाहिए। मैं बात कर लेता हूं उनसे। धोनी से बात करो, कोई बाइक देना हो तो। So हमने जब अपना लास्ट विंटेज कार ऑक्शन लॉन्च किया था तो फर्स्ट कार डिलीवर्ड फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म वाज टू धोनी जी। Okay.
So that was a Land Rover Defender, old generation 90, मतलब about 60-70 year old car. That मतलब vintage cars में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझता नहीं हूँ, but yeah, I knew that had a cult following and that was the first car which मतलब भी got आपने कहा तो delivered. मेरे बचपन की एक एस्पिरेशन जो कहीं खो गई थी वापस आई है। उस समय जब धूम पिक्चर आई थी ना, छोटे छोटे बच्चे साइकिल चलाते थे उस समय, तो उस समय ये था यार धूम में बाइक लेंगे जॉन इब्राहिम जैसी, और अगर ऐसा हो सकता है जॉन इब्राहिम की ही बाइक तो किसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, अगले 2 महीने में मेरी कमिटमेंट है, दोनों चीजें होंगी, धोनी की बाइक भी और जॉन इब्राहिम की बाइक भी। तो देखते हैं ये सर, देखते हैं सर, टीम नोट कर लो। क्योंकि दोनों के पास 100 बाइकों की कलेक्शन है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, 2 बाइक डालना डाल बहुत सकते हैं। सारे लोग ऐसे हैं, हम्म। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पास कलेक्शन है, इवेंचुअली दे वुड वांट टू, बिकॉज एज हो रही है। जैसे हमारे कस्टमर हैं, उनके पास 200 विंटेज कार की कलेक्शन है। आज एज ऐसी हो गई है उनकी कि वो मेंटेन नहीं कर पा रहे गाड़ियों को, और बच्चों को शौक नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके फादर को शौक है तो आपको उस चीज का शौक हो, बच्चों को शौक नहीं है तो उनको बुरा लगता है यार कि ये कोई मेंटेन ही नहीं कर रहा, उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो दे वांट टू मेक श्योर दैट इट इज नॉट द मनी, इट गोज टू द राइट पीपल, राइट हैंड्स, जो उसको इक्वली चेरिश करें। उतना मजा उनको आए या ज्यादा मजा आए, वो चाहते हैं उस हाथ में वो चीज जाए। जैसे आज मैं जब बिग बॉय टॉयज के बारे में सोचता हूँ, मेरा पहला बच्चा बिग बॉय टॉयज है, दूसरा मेरी बेटी है ज़ारा, तीसरा मेरा बेटा है रानावीर। आज मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि अगर वो कैपेबल नहीं हुए तो मैं ये बिजनेस अपना पहला बच्चा उनके हाथ में नहीं दूंगा, मैं उसको उसके हाथ में दूंगा जो कैपेबल होगा, वो कोई भी हो सकता है, जब मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगा या मेरी एज हो जाएगी। सो ओनली अ कैपेबल कैंडिडेट इज गोइंग टू रन द शो। टाटा सन्स आज चल रही है ना कंपनी विदाउट द ओनरशिप, सो दैट इज व्हाट वी विल डू फॉर ऑल आवर बिजनेसेस। इफ माई किड्स आर पैशनेट, दे आर मोर देन वेलकम। और आज से नहीं बोलता हूँ, मैं पिछले 20 साल से बोलता हूँ, अगर वो कैपेबल हैं, वो सक्षम हैं इनको उसी तरीके से चलाने के लिए जितने बिजनेसेस कैपेबल हैं, तो वो दे आर मोर देन वेलकम। नहीं तो कोई बात नहीं, बोर्ड सीट होगी, बैठिएगा आराम से, चिल मारिएगा, कॉफी पीजिएगा और बोर्ड डिसीजंस ले लीजिएगा। ग्रेट सर। तो कुल मिला के सर मुझे तो लग रहा था, मैंने एक क्वेश्चन था नेक्स्ट की, बीबीटी का आपका विजन क्या है, अगले 10 साल में क्या होगा, पर मुझे लग रहा है 2-3 साल में बहुत कुछ हो जाएगा, बीबीटी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा। तो सर ये जितने भी आपके डाइवर्सिफिकेशन, मुझे डाइवर्सिफिकेशन नहीं बोलेंगे इसको, एक्सपेंशन बोलेंगे, बिकॉज वो इसी कार कैटेगरी में ही रहा है, प्लेटफॉर्म हुआ कार में को बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलेंगे। बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलेंगे। बिजनेस मॉडल चेंज है कि सीसीए आ गया, आप मास सेगमेंट में चले गए, आप इसमें चले गए। डाइवर्सिफिकेशन और कुछ करेगा जिसमें गाड़ियों से हट के ही कुछ और अलग कर रहे हैं, ऐसा कुछ है तो अगले 5-10 साल में? नहीं, अगले 5-10 साल में नहीं, एज वी स्पीक इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। ओके। सो हमने एक 51 एकर्स का एक एजुकेशन कॉलेज था जो अक्वायर किया है अभी, जिसमें हम 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम करने जा रहे हैं। या तो वेलनेस रिजॉर्ट बनेगा या फिर पहली इंडिया की ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरे दिल के बहुत क्लोज हैं, बट क्योंकि मैं फ्री नहीं हो पा रहा हूँ, ये मैं तब शुरू करूँगा। अगर वेलनेस शुरू करना होगा तो इट्स डूएबल, कोई भी कर लेगा, मतलब वो टीम कैन हैंडल इट। बट अगर ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी बनेगी तो मैं खुद मुझे बैठना पड़ेगा, मेरे पास अगले 1-1.5 साल टाइम नहीं है। तो मैं उसमें खुद बैठना चाहूँगा थोड़ा सा फ्री होने के बाद, अगर हम ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी करते हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन में आपका फर्स्ट आंसर इज दिस फर्स्ट कॉलेज वीव बॉट। सेकंड इज वीव एक्वायर्ड अ टाउनशिप इन बड़ौदा which is 128 flats, 90% construction is complete. हमने एज इट इज़ ली है, 10% की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, लगभग 3 से 4 महीने का काम बचा हुआ है जो हम कर रहे हैं। 128 फ्लैट्स में से 100 फ्लैट्स हमने ले लिया, 95 ऑलरेडी आ चुके हैं, 5 और आ रहे हैं, वो हम सेल पे लगाएंगे एज सून एज द टाउनशिप इज कंप्लीट। देन वीव एक्वायर्ड डीलरशिप, मतलब वो एसेट्स के लिए हमने करी है, मारुति का डीलर था, उसके एसेट्स हमने एक्वायर करे हैं लखनऊ में। देन वी आर कमिंग अप विद अ कमर्शियल प्रोजेक्ट in Delhi, which is about 27, it's not a very large project, but 27,000 square feet in the heart of the city. And उसके अंदर commercial showrooms खुल रहे हैं which are up for sale. So these are multiple diversifications in real estate which we are doing. ना रियल स्टेट में आ गए आप, कंस्ट्रक्शन में आ गए, मे बी यूनिवर्सिटी वाला आपका ऑटोमोबाइल पार्ट, एंड मे बी वेलनेस। तो अभी बहुत अगर सारी मैं चीजें फ्री हो गया तो मैं यूनिवर्सिटी करूंगा, अगर मैं फ्री नहीं हो पाया तो मैं फिर वेलनेस पे I'll go to wellness, बिकॉज वो ऐसा है जो मेरे बिना जाए भी चल जाएगा। मतलब अभी तो बहुत कुछ बाकी है, मतलब वो कहना दिस इज नॉट द डेस्टिनेशन, दिस वो कहना कि ये तो बस अंगड़ाई है अभी आके बाकी लड़ाई है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। बिल्कुल सर एक चीज आती है नॉर्मली कोई भी बिजनेस में, और मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं बिजनेस की बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत केस स्टडीज करता हूँ, पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ। मुझे इंडिया में रिसेंटली बहुत टाइम पे
कंज्यूमर बिजनेस में इस तरह के प्रॉफिटेबल बिजनेस बहुत कम देखने को मिलते हैं जिस तरह का आपका बिजनेस है, कि आपने बहुत अच्छे तरह से इसको स्केल किया आज 500-600 करोड़ पे, और अब जिस तरह से अगर आपका कह रहे हैं कि 250-300 करोड़ पर मंथ है, तो ये 3000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी विद अ वेरी डिसेंट प्रॉफिट। तो ऐसी कंपनी मेरे हिसाब से साल में कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी होती होगी इंडिया में, और पिछले 10 साल में गिनूंगा, ढूंढने जाऊंगा, ऐसी 10 स्टोरी निकलेगी। तो ऐसा कुछ यूनिक चीज है। और जब भी कोई ऐसी चीज आती है तो स्टॉक मार्केट वाले जो लोग हैं वो बैठे रहते हैं कि भैया ऐसी, मैं कह रहा हूं आपकी हाफ सक्सेस स्टोरी भी किसी की हो तो स्टॉक मार्केट वाले उसको ना छोड़े कि भाई तेरा तो आईपीओ लेके आएंगे। तो आई होप आपके पीछे भी बहुत सारे लोगों के कॉल्स आईपीओ के लिए लोग पड़े रहते होंगे, पर स्टिल आईपीओ का भी इतने सारे प्लान्स में आईपीओ का कहीं जिक्र नहीं था। तो पहली चीज, वाई नॉट आईपीओ? बिकॉज मेरे हिसाब से यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर आईपीओ थिंग, देन वाई नॉट? जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी 10 दिन पहले तो बिजनेस सीखे हैं कैसे करना है। मैं अपनी मम्मी को बता रहा था कि 10 दिन पहले हम सीखे हैं धंधा करते कैसे हैं। ठीक है। सो अब सी, आई डोंट वांट टू अंडरसेल इवन इफ इन केस वी गो फॉर एन आईपीओ। मेरे को मार्केट में पोटेंशियल दिखता है और पोटेंशियल इज 10x 15x ऑफ आर एग्जिस्टिंग रेवेन्यू। सो मैं अगर आईपीओ करना चाहूँगा तो मैं राइट वैल्यूएशंस, राइट टाइम, और जब मैं श्योर हो जाऊँ मैं तब करना चाहूँगा। हो सकता है शायद हम आईपीओ करें, हो सकता है शायद हम आईपीओ नहीं करें। हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट फॉर आईपीओ फॉर फंडिंग कई बार आ चुकी हैं, कई बार डिस्कशंस हो चुकी हैं। बट आपको जब बहुत सारी फंडिंग्स उठ रही होती है तो फोमो होता है, प्रीटी श्योर आपको भी होता होगा। बट वो उस फोमो को जो कंट्रोल कर सके, वो रियल जिगरा जिसे कहते हैं ना, वो तो वही होता है कि क्योंकि आप सर क्या है एक्चुअली पैसे के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने स्टार्टअप फंडिंग में ये देखी है, आप इससे रिलेट करोगे, रिलेट नहीं, आप तो इसको जी रहे हो रोज। जब आप पैसे मांगने जाते हो कि यार मुझे 100 करोड़ चाहिए, तो कहता है 50 देंगे, आप कहते हो चलो 50 पे ठीक है, बोले नहीं अभी 25 से मिलेगा। यानी जैसे आप पैसा मांगने जाते जाते हो वो चेक की साइज कम होती रहती है। उल्टा जब पैसा आपके पास आता है और आप मना करते रहते हो तो चेक की साइज बढ़ती रहती है। कोई आके बोलेगा जतिन जी 100 करोड़ में काम कर लो, आप बोले नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो वो 150 का ऑफर आ जाता है, कहते हैं नॉट इंटरेस्टेड। मतलब जितना मना करते जाओगे वो चेक का साइज बढ़ता जाएगा, और 1-2 लेवल के बाद चेक का ऐसा था कि यार क्या 500 करोड़ पे आगे के बाद अब तो मना कर दिया तो सीधा 1000 ही आएगा क्या? वो टेम्पटेशन कंट्रोल करके आदमी बड़ा बनता है। और जिसने टेम्पटेशन लूज की, पहला आपको 100 करोड़ का ऑफर आया, आपने कहा 100 करोड़ जंप, तो वही वैल्यूएशन खराब, और आप मना करते जा रहे हो तो वो 100 का 1000 बनेगा, और वही 5 साल बाद पहुंच सकता है, कोई 5000 भी बनेगा। करेक्ट। एग्जाम्पल इज हल्दीराम। उफ, मेरे हिसाब से वाओ। 10-20 साल से उसके प्रयास हो रहे हैं कि हर दूसरा तीसरा आदमी कहता है कि यार हल्दीराम में कर दे इन्वेस्ट, हल्दीराम कहता है देखेंगे सोचेंगे, देखेंगे सोचेंगे, ये ले सोच ही लिया फाइनली उसने। सो बीबीटी भी आपको हल्दीराम जैसे एक अरे सर, एग्जांपल दिखेगा वेरी वेरी सून इज व्हाट आई वुड से। बिकॉज जब तक चेक मना करते जा रहे हैं मुझे लगता है साइज बहुत बढ़ता जा रहा है, बिकॉज यू नो द पोटेंशियल, पीपल नो द पोटेंशियल। और आपका आईपीओ जल्दी लेके आता कि हम लोग भी इन्वेस्टर बने, हम आपके कस्टमर हैं, हम आपके कस्टमर भी बनेंगे, इस वाले प्लेटफॉर्म के भी बनेंगे, उस वाले के भी बनेंगे, जो जो चीज लॉन्च करोगे उसके बनेंगे, इन्वेस्टर भी बनना चाहते हैं। डन डन डन। मैं डेफिनेटली एक बार मैंने शुरू से सोचा हुआ था आईपीओ में तब तक नहीं लेके आऊंगा जब तक मैं 1000 करोड़ रेवेन्यू को क्रॉस नहीं करता हूँ। सो दिस ईयर वी आर गोइंग टू डू दैट एंड देन वील स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। बट मुझे 1-2 साल के अंदर पोटेंशियल बहुत बड़ा दिख रहा है, इसलिए 1-2 साल नहीं, बट इवेंचुअली 2-2.5 करोड़ के रेवेन्यू के बाद वील स्टार्ट डिस्कसिंग। अगर मन करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा तो जैसे मस्ती कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं विदाउट एनी प्रेशर, वी वुड लव टू कंटिन्यू दैट। वो ना अपना बच्चा हमारा ही रहना चाहिए, किसी और का हक नहीं। वो इन्वेस्टर का मतलब होगा इसकी शादी करा दी, फिर वो चाहे आपने उसका 10 पैसे हिस्सा भी बेच दिया, हाँ, नॉट 1%, 0.5% भी बेच दिया तो वो पराया हो जाएगा। हमारा सबसे बड़ा फियर जो है वो यही है कि अगर वो पराया हो जाएगा, अपना रहेगा नहीं रहेगा, वो कैसी फीलिंग होगी मुझे पता नहीं है। अगर वो फीलिंग वैसी होती है तो आई स्टिल डोंट हैव अ प्रॉब्लम। बट अगर कैपिटल, आप बताइए अगर 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, 2000 करोड़ का रेवेन्यू है आपका, साल का आप टैक्स वैक्स काट के 150 करोड़ रुपए 125 करोड़ रुपए बनाते हैं, आपको लगता है कि जरूरत है आईपीओ की? मतलब कंफर्टेबल जिंदगी बढ़िया चल रही है। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं 17 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जो 17 से 22 जो मैंने जिंदगी जीनी थी वो शायद मैं 50 पे जीऊंगा या 42 पे जीऊंगा या सारी जिंदगी जीऊंगा। तो मुझे वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 17 साल जब सारे लोग मेरे चिल मार रहे थे, मेरे सारे दोस्त कॉलेज टाइम पे, तो मैं तब दिन में पढ़ता था, रात को काम करता था।
तो मैंने ऐसे करके कंपनी बिल्ड करी है, तो मेरे लिए इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट मोर देन द माइंड. सो व्हेन इट कम्स टू आईपीओ, मेरा दिल ज़्यादा काम करता है दिमाग से ज़्यादा. अगर दिल को मैं रोक लेता तो दिमाग की वजह से, तो या आज भी दिमाग को होता। यूज़ करते हम आज आईपीओ या फंडिंग और बाकी सारी चीज़ों पे पहुंच चुके होते. बट हम अपने दिल को आगे प्रायोरिटी दे रहे हैं, दिमाग को सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसलिए हम शायद उस पाथ पे जा नहीं पाए हैं अभी तक. मेरा सर आईपीओ क्वेश्चन हमेशा इसलिए रहता है, एक तो प्रॉफिटेबल कंपनी से जस्ट अ रीजन की फाउंडर की सोच क्या है, और आपके केस में तो विशेषकर मेरा जो क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली क्या होता है कि वन ऑफ द जो बेस्ट स्टोरीज होती है ना, जैसे मान लो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस आपने बिल्ड किया, गुड़गांव में बिल्ड किया, दिल्ली मतलब पूरे इंडिया में बिल्ड किया, लेकिन ये स्टोरी शायद मेरे हिसाब से पता होगी आपके जो कस्टमर्स हैं उनको, कुछ वेंडर्स को, मुश्किल से इंडिया में 20-25-50 हज़ार 1 लाख लोग जानते होंगे, पर आपकी स्टोरी इंस्पायर करनी चाहिए 100 करोड़ इंडियंस को. और वो तब होती है जब आदमी आईपीओ की तरफ जाता है, तो उसके चक्कर में डिस्कशन होता है, पेपर में बात होती है, रोज भाव ऊपर नीचे होता है, डिस्कशन होता है, देन पीपल नो अच्छा. मुझे लगता है जोमेटो अगर लिस्ट नहीं होता तो इतने लोग उसके बारे में बात करते हैं. तो मैं चाहता हूं कि आपकी स्टोरी लोगों को इंस्पायर करे, तो जब वो आईपीओ की तरफ जाते हैं तो वो ज्यादा लोग जानेंगे, ज्यादा लोग इंस्पायर होंगे, और आई थिंक इंडिया में और एंटरप्रेन्योर बनेंगे. दैट्स माय ड्रीम. श्योर, बट द बिगर क्वेश्चन इज, चलो आईपीओ तो ले आए, पैसे आ भी गए, करोगे क्या पैसे करेंगे क्या का? पैसे का? तो ये यही सब बस. एफडी. बस सर ये वाला जो सवाल है ना सर, ये सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं आता. मेरे पास जब वो यही आता है ऑफर, जब मेरे पास आते कि राहुल जी ऐसा करें, तो हाँ ठीक है, लेकिन करूंगा क्या इसका? जो इनफैक्ट जैसे होगा ना, अभी 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, इसका क्या करेंगे ही समझ नहीं आ रहा है भाई. इसको पैसे में लगाए जा रहे हैं, वो तो लगाते जाएंगे, चीजें होती जाएगी. जब तक मैं कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में था, पिछले महीने तक, 15 दिन 20 दिन पहले तक, तब तक मेरा सवाल ये था कि मुझे पैसा चाहिए. और पता है राहुल जी, बहुत अच्छी चीज़ आपने मुझे बताई और आपने मुझसे पूछी है, मैं आपको बता दूँ आया भी कहाँ से है. मेरे पास एक वैल्यूएशन की ऑफर आई है, वैल्यूएशन छोड़ते हैं, 500 करोड़ इन्फ्यूजन की ऑफर आई है. 500 करोड़ इन्फ्यूजन में 400 करोड़ रुपए हम कंपनी में डालने के लिए आए थे, 100 करोड़ रुपए फॉर बाइंग ऑफ द कॉम्पिटिशन. बेसिकली दैट वाज द ऑफर. मुझे लगा यार आज 200-250 करोड़ रुपए धंधे में लगे हुए हैं, तो कोई तोप चली है? द आंसर इज नो. अगर आप मेरे से अपने अपने बारे में पूछेंगे, मैं अपने आप को 10 में से 3 नंबर देता हूँ. दैट्स व्हाट इज माय रेटिंग नंबर्स फॉर माई सेल्फ. 40% पासिंग होते हैं और मैं 30% देता हूँ. तो मैं अगर पोटेंशियल की बात करता हूँ, जो धंधे का पोटेंशियल है, आज अगर 200-250 करोड़ रुपए से कोई तोप नहीं चली, तो 400 करोड़ से भी कोई तोप नहीं चलेगी. तोप तब चलेगी जब आप फ्री फ्लो इन्वेंट्री आएगी और फ्री फ्लो सेल्स होंगी. जब आप इस हर्डल्स को क्रॉस कर लोगे, कैपिटल की हर्डल को, देन आई थॉट अगर 400 करोड़ से 500 करोड़ से अगर कोई बहुत बड़ी तोप नहीं चलनी है, तो क्यों सब्सटैंशियल पोर्शन कंपनी का, या डिसेंट, मतलब वो चाहे 10% है चाहे 15% है, मेरे लिए 2% भी सब्सटैंशियल होता है, क्यों देना है किसी और को? सो देन वी केम अप विद द सजेशन एंड द आइडिया कि नहीं यार, ये तो जरूरत ही नहीं है. लेट्स reverse the table around and do exactly what we've not been doing over the last many years, and do exactly what we've never done. So this is where we come to. So कभी भी मुलाकात करने में, मीटिंग्स करने में, लोगों की ऑफर सुनने में, इन्वेस्टर से मीटिंग करने में कतराइए ना, सुनते जाइए. और मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे समझाया है, सारी दुनिया जो आपको समझाना चाहते सुनो, सबकी करो वो जो आपका मन कहता है. बस ये लोगों से मिलके पर्सपेक्टिव मिल जाता है. यस यस. सो नाउ आई कैन से सम अप. अभी आपकी टीम में किसी बंदे ने लाइन गई थी, आई थिंक सीईओ सर थे आपके, जो भी मुझे बहुत अच्छी लगी लाइन, तो उसको रिपीट करता हूं मैं कि जीरो से हीरो की जर्नी हो चुकी है, अब हीरो से सुपर हीरो की जर्नी अपन को करनी है. बिल्कुल. ऐसा लास्ट अगर मैं अब थोड़ा लाइफ की तरफ आते हैं, लाइफ को लेके आपकी फिलोसफी क्या है? मतलब ना कि क्या है लाइफ, किस तरह से जिए लाइफ को लेके, फिलोसफी, कोई मंत्रा, किस तरीके से जीऊं या किस तरीके से लाइफ जीना को लेके चाहता आप हूँ. कैसे देखते हैं लाइफ को? क्या है लाइफ? सी, हमारी लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड व्हाट वी डू, एंड ऑनेस्टली दैट्स द रियलिटी. बिकॉज मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा पैशन है वो गाड़ियाँ और नंबर्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं. और एक ज़माने में मोबाइल्स का भी मुझे बहुत शौक़ था. सो मुझे घड़ियों का शौक़ नहीं है, मुझे और किसी चीज़ का शौक़, मुझे कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, मुझे अब जूतों का भी बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है. मतलब वेयर आई स्पेंड इन माई मैक्सिमम मनी इज़ माई कार्स, माई पर्सनल कार्स विच आई ड्राइव फॉर माई सेल्फ. सो जो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट देती है, मैं इस गाड़ियों के बिजनेस में क्यों आया? क्योंकि मैं अपने लिए गाड़ी खरीदना चाहता था. सो आई वॉन्टेड टू मेक अनफ मनी सो दैट आई कैन बाय माई ड्रीम कार. दैट्स वाई आई स्टार्टेड सेलिंग कार्स. So I've been amongst those fortunate people. So life की philosophy, honestly, कल 3 दिन पहले मैं सुबह वॉक कर रहा था, 7:57 पे मेरे पास कॉल बजी है.
लैम्बोर्गिनी उरुस थी। 7:57 पे हमने ट्रांजैक्शन क्लोज करी है क्योंकि वो उस रात पहले से चल रही थी। 8:13 पे सुबह हमने एडवांस जा चुका था, यूटीआर दे दिया था सामने वाले को। तो मेरा दोस्त जो मेरे साथ वॉक कर रहा था कहता सुबह आपकी अकाउंट्स टीम ये नहीं बोलती है कि आप सुबह 8 बजे उनसे बात कर रहे हो, ऑफिस तो 9 बजे शुरू होता है, क्या वो ऐसा सवाल कभी किसी ने पूछा है? मैंने आज तक तो नहीं पूछा, बट आई एम प्रीटी श्योर अगर कोई पूछेगा तो मैं, अगर किसी ने मुझसे सवाल पूछ लिया कि मैं 9 बजे, या ये बताया मुझे कि मैं 9 बजे से काम करना शुरू करूँगा और मैं 6 बजे तक की काम करता हूँ, तो मुझे इसको बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। टर्मिनेशन लेटर उसके पास 5 मिनट में होगा। सो दिस इज़ द वे वी फंक्शन, बिकॉज हमारा दिल दिमाग सब कुछ यहीं से ही है। मेरा पहला बच्चा, जैसे मैंने आपको बोला, वो ये है। So life revolves around our work and yes, work-life balance में हम थोड़े कमज़ोर हैं। We spend time, I spend time with my kids, I spend time with my friends। मेरी ज़िंदगी में आज तक मेरा चाहे पहला स्कूल, पहली कॉलोनी जहाँ मैं पैदा हुआ, उसके बाद मैं जहाँ शिफ्ट हुआ, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ मैं टच में हूँ, टच में ना हूँ। मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिससे मेरी लड़ाई हुई हो। मतलब लड़ाई होता है ना, हम लड़ पड़े, आज आगे से हम बात नहीं करेंगे। आई डोंट हैव अ सिंगल पर्सन in my entire 39 years, 40 years of my life wherein I am not in touch with one single person. No, there's not a single one. So I'm in touch with everyone. My phones are always available for all the people who need me, who need guidance from me, who need advice from me. They want to come and meet me. Every single person from the age of 5, 4, जब आप होश संभालते हैं, आपको जो चीज़ें याद रहती हैं, 240, I'm in touch with everyone, always available. Wherever I can help, always there. एंड काम पे लगे हैं, फैमिली को वक्त दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा टाइम मैं अपने फादर के साथ बिताता हूँ, बिकॉज ही इज़ द चाणक्य एंड ही इज़ द वन। अगर आज हमने कुछ थोड़ा बहुत कुछ भी अचीव किया है ज़िंदगी में, तो 51% उनका कंट्रीब्यूशन है, 49% हमारा है। हम एग्जीक्यूशन वाले लोग हैं कि हम जो सोच रखेंगे, जो सोच आ रही है, उसको एग्जीक्यूट फास्ट करते हैं। So that is what is all about us and डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलता कि आप मुझसे, मैं ऑडियंस को ये नहीं बोलना चाहूँगा कि आप मुझसे ये सीखिए कि आप सारा टाइम धंधे पे ही देते रहिए और फैमिली लाइफ पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ, बट दिस इज़ व्हाट वी डू, और उसको बोलते हुए या उसको बताते हुए मुझे शर्म नहीं आती है। सर लास्ट 2-3 क्वेश्चंस है जो कि माइंडसेट रिलेटेड है। जब कभी स्ट्रेस एकदम पीक हिट कर जाता है कि यार अब तो भाई साहब बहुत ही कुछ हो गया, अब समझ ही नहीं आ रहा, तो वो कहता है ना कि अब क्या करें, छोड़ छाड़ के जाएं, तो वो उस स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए क्या करते हो, कुछ पर्टिकुलर चीज? क्योंकि ये गाइडेंस है, मैं सबसे लेता रहता हूँ और ये काम बहुत है। ठीक है, जब बहुत पीक स्ट्रेस होता है कि यार अब समझ नहीं आ रहा कुछ, देन व्हाट यू डू? सो स्ट्रेस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म सबका अलग अलग होता है। ठीक है, मेरा मैकेनिज्म बड़ा आसान है। मैं एक्चुअली आई डोंट स्मोक, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैंने आज तक कभी ड्रिंक नहीं करी, मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। सो सबका अलग मैकेनिज्म है। कोई शायद होगा जो ड्रिंक करेगा, कोई कुछ करेगा। मेरा स्ट्रेस मैकेनिज्म बड़ा आसान है। जब मेरा एक्सट्रीम पीक स्ट्रेस होता है कि मुझे लगता है यार ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता था, और ऐसी बहुत सिचुएशंस होती हैं जब आप ऐसा फील करते हैं, मैं सो जाता हूँ। और जब मैं उठता हूँ तो मुझे लगता है कि यार स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ। फिर शायद मैं दोबारा जब अगले दिन सोता हूँ, या दिन में भी सो जाता हूँ मैं, कभी कभार ऐसा होता है जब पीक स्ट्रेस होता है, तो a lot of times I come up and I wake up with answers to those problems and those questions। स्ट्रेस क्या होता है? सवाल जिसका जवाब नहीं है आपके पास, आप इवेंचुअली वो जवाब ढूंढ लेते हो। आप कोशिश करते रहते हैं, आप शिद्दत से लगे रहते हैं, दिमाग में सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं जो आप करना चाहते हैं, वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़बान से जो चीज़ निकालते हैं वो इवेंचुअली हो जाती है। सो आप उसे बोलते रहिए, सोचते रहिए, अपनी टीम को बताते रहिए, वो चीज़ आप वो पहुंचाएंगे। मैनिफेस्टेशन बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं आप? पहला 100 करोड़ जो मैंने किया था, वो मैं जब बोलना शुरू हुआ था, मैं 100 करोड़ करूंगा, उसको 3 साल लगे थे पहुंचते हुए। मैं पिछले कुछ सालों से 1000 करोड़ के बारे में सोच रहा हूँ। 1000 करोड़ करूंगा मैं, बस ऑलमोस्ट देयर। सो अब उसके बाद अगला $1 बिलियन बिजनेस इज व्हाट वी वुड वांट टू बिल्ड। आज मैं अगर बचपन में मैंने $1 बिलियन बोला होता तो लोग शायद मेरा मजाक उड़ाते। आज शायद जिस दिन 1000 करोड़ क्रॉस कर लूंगा, शायद लोग बिलीव करेंगे, मेरा मजाक नहीं 100% बिलीव है भाई। 100 करोड़ तो 0 से 1 करोड़ से 100 करोड़ तो 100x की जंप थी, मार दी गया, बोले हम मार दी साहब। 100 से 1000 कितने 10x की जंप थी, मार दी गया साहब, मार दी। तो अब तो 1000 से 8000 तो कितना 8x की जंप पे इस लेवल से तो हो जाएगा साहब जी। लास्ट 2 क्वेश्चंस आई वुड से कि व्यू
ऑन रिस्क को लेके आपके क्या कुछ मंत्र है कि रिस्क को, क्योंकि आपकी हंसी बता रही है कि बोले भाई ये तो रोज का काम है अपने का, रिस्क पे ही जीवन चल रहा है। यस सर। सो मैं आई एम नॉट अ गैम्बलर, मतलब मैं कसिनो में जाके गैम्बलिंग नहीं करता, मुझे कार्ड्स ढंग से खेलने भी नहीं आते हैं। अब जो भी खेलते हैं कसिनो में, रूल है, ब्लैक जैक, ये वो, लोगों को एक्साइटमेंट मिलती है। कभी कभार हम ऐसे ऐसे रिस्क लेते हैं और ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं कि अब जब हम खुद सोच रहे होते हैं कि यार ये डिसीजन ले लिया और वो ठीक भी हो गया, तो ऑनेस्टली साफ शब्दों में हमारी खुद भी फट जाती है। सो मतलब हम इतने हाई रिस्क टेकर्स हैं, बट जब रिस्क ले रहे होते हैं तो हम लगे रहते हैं और करते जाते हैं। आई वेरी स्ट्रांगली फील द हायर इज द रिस्क, द हायर इज द गेन। अगर वो कैलकुलेटेड हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हमें किसी चीज़ ने यहाँ तक पहुँचाया है तो वो हमारी रिस्क एपेटाइट ने पहुँचाया है। और रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है हमारी। आप मुझे, मैं गारंटी देता हूँ, मुझे आप 500 करोड़ की गाड़ी है, मैं कितने का बिजनेस करता हूँ, 500 करोड़ साल सात का, 700 करोड़ साल का, आप मुझे 500 करोड़ की गाड़ी बेचिए ना, अगर मैं अगले एक हफ्ते में आपसे 500 करोड़ की गाड़ियाँ ना खरीद लूँ तो मुझे बोलिएगा, आप लेके तो आइए, आई विल बाय। सो दैट्स आवर रिस्क एपेटाइट। हम सोचते नहीं हैं। मतलब वो कहते हैं ना, आप चादर से पैर ना बाहर निकालें। मेरी चादर अगर 100 रुपए की है या 100 किलो की है या 100 मीटर की है, तो मैं 500 मीटर तक तो सोचता भी नहीं हूँ। जब वो 500 मीटर के ऊपर जाती है तो हम सोचना चालू, वो कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, वो चालू सोचना 501 से शुरू होता है, 500 तक तो हम सोचते ही नहीं है। सो दैट्स माय आंसर टू रिस्क एपेटाइट। अगर हमने पैर चद्दर देख के पसारना चाहिए, बोले घुटने से नीचे गई नहीं चद्दर कभी। बिल्कुल सही। वो चौधरी सर, जैसे आपने, जब मैंने रिस्क वाला सवाल पूछा और आपने वो जो फेस बनाया ना, वो फेस देख के मेरे को लगा, मैंने कहा ये व्यक्ति वो है कि जब सब कुछ सही चल रहा होगा तो टेंशन हो जाती होगी यार कि हाँ, सब कि सही कुछ गलत कैसे कर चल रहे हैं रहा है? हम, कुछ गलत हो रहा है क्या यार? या काम ठीक से नहीं कर रहे चुल्ले कुछ कर रहे हैं, चलते फिरते कुछ तो कर ही देते हैं, देख सब कुछ सही चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है यार कुछ तो। तो ये मतलब तो मुझे शक्ल में दिख गया था। we are not running fast enough is what it shows. If everything is very smooth, that means आप उतनी तेज नहीं है। हम बोले यार गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ये शांति कहाँ से आई जीवन में? ये शांति आई कैसे? ये करो, कुछ करो यार। और तेज भागते और हैं। तेज भागते हैं। एंड लास्ट सर, योर मीनिंग ऑफ सक्सेस। योर मीनिंग ऑफ सक्सेस इज, आई थिंक सक्सेस को ना हम छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे को ब्रेक करना चाहिए। मैं उसका अपनी लाइफ का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको। जब मैंने, हमारे पास एक मारुति 800 और एक मारुति ज़ेन हुआ करती थी, तो मैंने सक्सेस को डिफाइन किया लैंसर SFX से। उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, लाल रंग की और पीले रंग की लैंसर आती थी, उफ, उससे खूबसूरत कुछ होता ही नहीं था और उससे ज़्यादा हैसियत ही नहीं थी सोचने की। सो मेरी सक्सेस को जो मैं डिफाइन करता हूँ, वो सक्सेस थी उस गाड़ी तक सक्षम होना और पहुँचना। फिर उसके बाद मैंने अगला टारगेट बनाया, सक्सेस स्टेप नंबर 1। सक्सेस स्टेप नंबर 2 वाज होंडा अकॉर्ड, नॉट द न्यू जनरेशन, द ओल्डर जनरेशन, बिकॉज न्यू जनरेशन तक सोच ही नहीं सकते थे, ओल्डर जनरेशन। उसके बाद अगला टारगेट बनाया मर्सिडीज। अगर मैं सीधा फैंटम को सक्सेस के तराजू पे तोलता कि मैं सीधा फैंटम तक पहुंच पाऊंगा, पर प्रोबेबली मैं आधे रास्ते ही रुक जाता और मेरी मोटिवेशन टूट जाती। तो मैंने सक्सेस को ब्रेक किया। कोई भी हमारा डेफिनेशन है, उसको कोई भी हम कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, उसको ब्रेक कीजिए, स्टेप बाय स्टेप अचीव करते जाइए, मोटिवेशन बढ़ती जाएगी। सो this is my definition of success, and success is if you have a fantastic family life, you have a fantastic business where every single team member of yours is happy doing the same business। मतलब आज ऑफिस आने का मेरा मन करे, मतलब मैं आई एम क्रेविंग टू कम टू द ऑफिस। ऐसी भी सिचुएशंस होती है हमारे पास, वी आर क्रेविंग, फटाफट मुझे ऑफिस पहुंचना है, मुझे ये करना है, मुझे ऑफिस पहुंच के काम करना है, इज हाउ आई विल डिफाइन सक्सेस। सो दीज आर मल्टीपल पैरामीटर्स एंड माय ओपिनियन। मतलब अगर आप वो काम कर रहे हो जिसको करने में काम ही नहीं लग रहा, तो बस वही सक्सेस हो गई जीवन में। यस। तो सर फाइनली हमने बीबीटी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या उसमें फिलोसफी है, हायरिंग कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या आपकी, कैसे आप अपना स्ट्रेस मैनेज करते हैं, कैसे इसके फाइनेंसेस मैनेज होते हैं, सारी चीज़ देखी। और आई होप जो भी यूथ देख रहा है, जो बिजनेस करना चाहता है, कर रहा है, जो बिजनेस ओनर ऑलरेडी इन बिजनेस है, आज के पॉडकास्ट से इंस्पायर हुआ होगा, उसको सीखने को मिला होगा और कार के प्रति एक नया प्यार उसका जगह होगा। और लेकिन सर आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें हुई, पर एक पर्टिकुलर बात कि गाड़ी खरीदने कैसे,
कौन सी गाड़ी क्या खरीदें, और जो कि मेरी नज़र में इस इंडिया में अगर इस टॉपिक पे कोई ज़्यादा जानकारी रखता है तो आपसे बढ़िया कोई नहीं है। तो एक पॉडकास्ट पे ज़रूर करेंगे और नेक्स्ट पॉडकास्ट उस पे करेंगे। तो आई होप नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए आप अवेलेबल रहेंगे, टाइम देंगे, और ये पॉडकास्ट सुपर हिट होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू। थैंक यू।